Good evening, everyone. Good evening, everyone. So, in today's lecture, I'm going to start a new chapter. आपका study 5 है as per your module sequence, law related to banking sector. And इसमें जो chapter मैंने आपका pick किया, this is the most toughest chapter. From a student's point of view, if I say, then students find this chapter to be the toughest one as like जो भी आपके बाकी chapters हैं बैंकिंग सेक्टर में पर्टिकुलरली उनमें ये सबसे टफ चैप्टर होता है और इसमें से मार्क्स के अकॉर्डिंग भी अगर अपन वेटेज वाइज भी देखें तो काफी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इस चैप्टर से। सो पार्ट बी में अपना सरफेसी सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटीज इंटरेस्ट एक्ट 2002। ओके, सो किसी भी एक्ट को समझने से पहले, किसी भी एक्ट को करने से पहले वी शुड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द चैप्टर। ओके, जैसे मैंने आपसे अपनी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, तो मैंने आपके साथ में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी का मतलब देखा था। सो इट एक्चुअली मेक्स द लेसन इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। सो डियर, अपना ये वाला जो चैप्टर है ये भी आपका बटा हुआ है 3 भागों में। Securitization of assets, RAFA, reconstruction of financial assets, and SE. ओके, सो अभी हम इन तीनों को वन बाय वन समझेंगे so that we will be able to understand the meaning of this chapter in particular. ओके, सबसे पहले अपन इसका ये वाला पार्ट उठाते हैं, रफा, reconstruction of financial assets. Okay, so reconstruction of financial assets ओके, तो सबसे पहले हम एक वर्ड समझेंगे कि फाइनेंशियल एसेट्स क्या होता है। वी ऑल मस्ट हैव हर्ड द वर्ड एसेट्स। ओके, जैसे अगर अपन किसी भी कंपनी का बैलेंस शीट उठाकर देखें तो उसका एसेट्स होगा उसकी बिल्डिंग, उसकी मशीनरी, कैश, अदर करंट एसेट्स है ना, मिसलेनियस एसेट्स। तो ये सब उसकी बैलेंस शीट के एसेट साइड्स पे हम लोग पाएंगे। सो व्हाट इज फाइनेंशियल एसेट्स बेसिकली? ओके, सो अगर मैं एक बैलेंस शीट आपके सामने पिक करूं, इस बैलेंस शीट के अंदर बिल्डिंग गिवन है, ठीक है, ऑन द एसेट साइड्स, मशीनरी गिवन है, ठीक है, और वी में से इन्वेस्टमेंट मेड बाय द कंपनी इन द सिक्योरिटीज ऑफ अदर कंपनीज, तो इन्वेस्टमेंट गिवन है, लोन एंड एडवांसेस गिवन है, ठीक है। सो आपकी फाइनेंशियल एसेट्स क्या हुए? दीज आर द फाइनेंशियल एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, लोन्स, एडवांसेस, दीज आर द फाइनेंशियल एसेट्स ऑफ अ कंपनी। ओके, सो यहाँ पे अपना क्या हो रहा है, रफा के अंदर हम लोग फाइनेंशियल एसेट्स को रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। ओके, सो नेक्स्ट जो वर्ड आपके लिए यहाँ पे समझने के लिए है वो है कंस्ट्रक्शन प्लस री, यानी कि रिकंस्ट्रक्शन। सो कंस्ट्रक्शन का मतलब बिल्कुल वही है, सिंपल। हम जैसे अपना फॉर एग्जांपल घर बनाते हैं, ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस। ओके, रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या हुआ? फॉर द वैल्यू एडिशन और टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट फ्रॉम द प्रॉपर्टी, हमने क्या किया, उसका एक फ्लोर और ऊपर चढ़ा दिया। मतलब आपने इनिशियली ग्राउंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर का घर बनाया था, अभी आपके लिए वो पूरा घर यूज आ रहा है, तो आपने एक फ्लोर उसके ऊपर और बना दिया, यानी कि आपने हाउस में कुछ परमानेंट कंस्ट्रक्शन किया, यानी यू हैव रिकंस्ट्रक्टेड द हाउस। और वो क्यों किया?
ऐसे ही मजे मजे में कर दिया, पैसे बहुत सारे पड़े थे, कहाँ खर्च करे समझ नहीं आ रहा था, सरकार को फालतू में टैक्स देते तो चलो खर्चा कर देते हैं, है ना? नो, दिस शुड नॉट बी द ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव आपका होना चाहिए रिकंस्ट्रक्शन का कि वो आपको कुछ फायदा दे, आपको कोई बेनिफिट्स दे। तो उस पर्पज से बेनिफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के प्रॉफिट बेनिफिट की वजह से या फिर अपने रिस्क को कम करने के लिए, अपनी अर्निंग्स को बढ़ाने के लिए आपने अपने फाइनेंशियल एसेट्स को reconstruct किया। okay, so what is rafa in surface? rafa is reconstruction of the financial assets। financial assets क्या है वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। now the question arises, how do we reconstruct the financial assets? okay, पहले तो बात ये आएगी कि फाइनेंशियल एसेट्स को रिकंस्ट्रक्ट करना ही क्यों है मैम, व्हाट इज द नीड ऑफ रिकंस्ट्रक्टिंग द फाइनेंशियल एसेट्स व्हेन अ कंपनी, व्हेन अ बैंक इट ऑलरेडी हैज सम फाइनेंशियल एसेट्स, देन व्हाई डू वी नीड टू रिकंस्ट्रक्ट इट? ओके, दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन दैट शुड कम इन टू योर माइंड्स। सो हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है? फॉर एग्जांपल, देयर इज अ बैंक, द नेम ऑफ द बैंक इज Bandhan Bank. Say for example Bandhan or HDFC Bank. Okay, for your convenience, let's take it. HDFC Bank is there. So अगर मैं किसी भी बैंक की बैलेंस शीट देखती हूँ, ठीक है? So whenever I see the balance sheet of a bank, okay, so students are joining in. I'm sorry dear, actually I waited for 10 minutes and then eventually I had to start the lecture. So अभी मैंने आपको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ाया, those who have joined late उनके लिए मैं थोड़ा सा ब्रीफ आउट दे देती हूँ। मैंने अभी आपको बताया है कि हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो आपकी यूनिट 5 का है, सरफेसी। आपका जो चैप्टर है उसका नाम है सरफेसी। इसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है आपकी अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए, सा, रफा एंड एसी। तो पहले मैं आपके साथ में ये तीनों कॉन्सेप्ट समझूंगी एंड ट्रस्ट मी, जब मैं आपको ये तीनों कॉन्सेप्ट समझा दूंगी देन यू विल बी लाइक मैम ये चैप्टर इज लाइक रियली वेरी इजी। इस चैप्टर में तो ऐसा कुछ था ही नहीं, मतलब हम लोग इसे खुद भी पढ़ सकते हैं। बस ये 3 जो आपके वर्ड्स हैं, बेसिक टर्मिनोलॉजीज है, ये आप अच्छे से समझ लीजिए, देन पूरा चैप्टर आप लोगों के लिए अंडरस्टैंड करना इजी होगा। तो जो लेट ज्वाइन किए उनके लिए फिर से मैं बता देती हूँ, मैंने रफा से शुरू किया था, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। फाइनेंशियल एसेट्स मतलब आपके लोन, एडवांसेस, इन्वेस्टमेंट्स वगैरह जो आपकी बैलेंस शीट पे पाए जाएंगे, इन्हें फाइनेंशियल एसेट्स कहेंगे। रिकंस्ट्रक्ट मतलब हम एसेट्स को क्रिएट नहीं कर रहे, हम कोई घर नहीं बना रहे हैं, हम कोई कंपनी नहीं बना रहे हैं, हम ऑलरेडी एग्जिस्टेड घर को रिकंस्ट्रक्ट करके उसके फायदे बढ़ जाए, उसका रिस्क कम हो जाए, उससे इनकम ज्यादा हो जाए, तो कुछ बेनिफिट के लिए हम उसमें कुछ चेंजेस ला रहे हैं। वी आर रिकंस्ट्रक्टिंग द एग्जिस्टिंग एसेट, दिस इज नोन एज रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द फाइनेंशियल एसेट्स। सो अभी मुद्दा ये है मैम, व्हाई आर वी रिकंस्ट्रक्टिंग इट व्हेन द बैंक ऑलरेडी हैज loan and advances on its balance sheet side, then what is the need of reconstructing the balance sheet side again? Okay, so let us understand, ये अपनी बैंक है HDFC बैंक, एंड ऑन द एसेट साइड मैं आपकी बहुत ट्रेडिशनल पुराने जमाने की टी शेप की बना रही हूँ। अभी आपका बैलेंस शीट का फॉर्मेट चेंज हो गया, बट स्टिल फॉर लाइक थोड़ा सा इजी हो जाए समझना, इसके लिए मैंने आपके लिए टी शेप वाला पुराने जमाने का बैलेंस शीट ड्रॉ किया है। सो अब बैंक के लिए क्या प्लांट एंड मशीनरी उसके एसेट्स पे होगा? नो। जमीन वगैरह हाँ, जो बैंक अपना अपना चला रहे हैं, जिसमें अपनी ब्रांचेस और अपना जिसमें भी वो ऑफिस रन करते हैं, तो लैंड और बिल्डिंग्स वगैरह माइट बी देयर ऑन द बैलेंस शीट साइड, बट ब्रॉडली उनके होंगे लोन्स एंड एडवांसेस। ओके, सो लोन्स एंड एडवांसेस मतलब बैंक ने किसी व्यक्ति को, किसी कंपनी को, किसी एंटरप्राइज को लोन एंड एडवांसेस दिया है। दिस forms the major part of the assets of the बैंक, ठीक है? सो किसी भी बैंक का जो मेजर पार्ट होगा एसेट साइड्स का वो होगा लोन एंड एडवांसेस। तो जब हम इसका बैलेंस शीट साइड का टोटल देखेंगे देन इट कम्स टू बी से 100 करोड़ का, यानी कि यार आपकी बैंक तो बहुत अमीर है, आपकी बैंक के पास में 100 करोड़ रुपीज है। जैसे होता है ना, अपने पड़ोसी अपने रिश्तेदार से मांग के मर्सिडीज लेकर आकर हम लोग को लगता है यार हमारे पड़ोसी तो कितने अमीर है, मर्सिडीज लेकर आए, और ये पता नहीं है कि मर्सिडीज के लिए उनके उनके रिश्तेदार उनसे महीने के 10,000 रुपए चार्ज कर रहे हैं या फिर रोज के 10,000 रुपए चार्ज कर रहे हैं। तो एक तरह से
ये मर्सिडीज उनके घर के कंपाउंड में खड़ी हुई दिख तो जरूर रही है, बट एक्चुअली ये उनका एसेट नहीं है, वो अटका हुआ एसेट है, वो किसी और का एसेट्स है। सिमिलरली बैंक की बैलेंस शीट साइड पे वी विल फाइंड कि पूरा एसेट्स अगर अपन देखेंगे, द बैंक हैज 100 करोड़ का एसेट, मीन्स द बैंक इज अ वेरी रिच बैंक है, ओके, 100 करोड़ है इसके पास में। बट अगर अपन इसे एक्चुअल में देखेंगे तो क्या ये बैंक का एसेट है? क्या एक्चुअली बैंक इस एसेट्स को यूज कर सकती है? से लोन एंड एडवांसेस में हाउसिंग फाइनेंस लोन बैंक ने दे रखा है, जनरली 10 से 20 साल का होता है हाउसिंग फाइनेंस लोन, तो यानी कि बैंक का 40-50 करोड़ रुपए तो हाउसिंग फाइनेंस लोन के अंदर अटका हुआ था। बैंक ने ऑटोमोबाइल फाइनेंस दे रखा है, जिसमें 6 से 7, 5 से 7 साल का आपका, से समझो 5 साल के लिए आपका ऑटोमोबाइल लोन के अंदर अटका हुआ था। आपने आशु को, चेतन को, कार्तिक को, निकेतन को, राधिका को, इन सबको बहुत सारे अलग अलग लोगों को लोन दे रखा है। तो यानी कि आज आपके कंपाउंड में मर्सिडीज खड़ी तो है, बट वो एक्चुअल में आपकी मर्सिडीज नहीं है ना? तो यानी कि हो सकता है कि आज से 4 साल बाद आशु इसके अंदर कोई डिफॉल्ट कर दे, पैसा लेके भाग जाए, चेतन अपना पैसा ना दे, चेतन दिवालिया हो जाए, मिस्टर एक्स की डेथ हो जाए, उसके बाद उनके कोई भी प्रॉपर्टी से बैंक रिकवर नहीं कर रही है, तो यानी कि बैंक के ऊपर देर इज ऑलवेज अ रिस्क इज लूमिंग ओवर द हेड ऑफ द बैंक, मतलब उसके ऊपर एक डर का साया हमेशा मंडराता रहेगा कि क्या पता मेरा पैसा रिकवर होगा कि नहीं होगा। ओके, दिस इज ऑलवेज देयर इन द केस ऑफ अ बैंक। अगर चेतन मेरा पैसा लेके भाग गया, अगर अर्चना मेरा पैसा लेके भाग गई, तो हम क्या करेंगे? तो बैंक ने बोला फिर हम रिकवर करेंगे। तो क्या एक्चुअली बैंक के अंदर जो जॉब करते हैं वो रिकवरी एजेंट होते हैं, वसूली भाई होते हैं? जैसे आज आप लोगों का, से फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा था सीए पास करके, एमबीए फाइनेंस करके, मार्केटिंग में एमबीए करके वो बैंक के पास में जॉब पे लगता है, वो टाई शाई लगा के अपना कोट पैंट वगैरह पहन के डैक्टअप होके प्रॉपरली बैंक जाता है, और बैंक में मैनेजर बोलता है आज तुम्हें जाके अर्चना के घर से पैसे वसूल के लाने हैं, 2 बजे तक निकल जाना। क्या एक्चुअली ये बैंक का मेजर फंक्शन है? कि क्या बैंक एक्चुअल में ऐसा करती है? वसूली का काम, रिकवरी का काम बैंक का होता है, या फिर बैंक का मेजर जो काम है वो लोन देना है और डिपॉजिट रिसीव करना है? तो यानी कि बैंक का अगर पैसा डूबता है देन वो एनपी हो जाएगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाएगा, एंड इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अ बैंक टू रिकवर बैक द amount from the borrower. So in other words, the amount will become the bad debt or the non-performing assets. So ये ऐसा होता रहेगा, होता जा रहा था 2002 के पहले ऐसा ही हो रहा था। बैंक्स जो होती थी वो बनती थी और 4-5 साल बाद बंद हो जाती थी, फिर बनती थी नई बैंक, फिर बंद हो जाती थी, इंसॉल्वेंसी में चली जाती थी। लोगों का जो पब्लिक का विश्वास था वो बैंकिंग सेक्टर से हटता जा रहा था कि यार आज मैं अपनी पूरी जिंदगी भर की कमाई किसी बैंक के पास रखता हूँ या रखती हूँ, कल को बैंक डूब गई तो हाउ विल आई बी एबल टू रिकवर माई मनी फ्रॉम द बैंक? दैट पीपल वर लूजिंग देयर कॉन्फिडेंस ऑन द बैंकिंग इंडस्ट्रीज एज वेल। सो द गवर्नमेंट हैज एन आइडिया कि क्यों ना हम एक ऐसा एक्ट बनाएं जिसमें बैंक को ये जो अपना बैड डेट है, एनपीए है, इसे प्रोटेक्ट किया जाए, है ना? तो उन्होंने सरफेसी एक्ट 2002 में बनाया, जिसका पहला फंक्शन था रफा। रफा मतलब रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द फाइनेंशियल एसेट्स। अभी अपन विद द हेल्प ऑफ दिस चार्ट अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे व्हाट रफा बेसिकली इज। ओके, सो यहाँ पे अपने पास में एक बोरोवर है। ओके, सो देर इज अ बोरोवर। बोरोवर अपने लिए, चलो अपना बोरोवर का नाम है अंबिका, ठीक है? अंबिका ने या अंबिका प्राइवेट लिमिटेड ने, कुछ भी इंडिविजुअल था, कंपनी था, है ना? तो अंबिका ने लोन लिया 5 करोड़ का, ठीक है? इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग थे, अर्चना भी थी, उसके अलावा चेतन भी था, कार्तिक भी था, आदित्य भी था। तो बहुत सारे लोगों ने बैंक से लोन लिया। तो इन सब का अगर अपन देखें, पूरे के पूरे लोन हुए बैंक के से फॉर एग्जांपल 50 करोड़ के, ठीक है? सो 50 करोड़ का बैंक का बोरोइंग हुआ, ठीक है? मतलब जो बैंक ने अपना फाइनेंशियल एसेट है बैंक के पास में, वो हुआ। ओके, सो अभी बैंक के ऊपर देर इज ऑलवेज अ फियर लूमिंग ओवर द हेड ऑफ द बैंक कि यार ये कल को पैसा डूब गया तो हाउ एम आई गोइंग टू रिकवर द मनी? तो बैंक के इधर पे सेफ्टी के लिए, बैंक का रिस्क कम करने के लिए सरफेसी एक्ट के अंदर क्या आया?
एक स्पेशल पर्पस व्हीकल आया जिसका नाम था एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। ओके, व्हाट वाज द नेम ऑफ द एंजल हेयर? एंजल एज इन जो व्यक्ति बैंक को मदद करने के लिए इस एक्ट के अंदर बनाया गया था। द नेम ऑफ दैट स्पेशल पर्पस व्हीकल इज एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। नाम से पता चल रहा है ना, रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। सो क्या हो रहा है, अभी ये बच्चे जो बैंक का लोन था, ये जो बोरोइंग था बैंक का, एक तरह से देखा जाए तो दिस इज टेक्निकली अ डेड असेट। डेड असेट और वी मे से इट इज अ नॉन मार्केटेबल एसेट। ठीक है, डेड एसेट है क्योंकि बैंक इसको बेचकर पैसा नहीं कर सकती। बैंक के पास आज 50 करोड़ का एसेट रखा तो है, बट बैंक इसको यूज नहीं कर सकती। सो टेक्निकली इट इज अ डेड एसेट और अ नॉन मार्केटेबल एसेट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बैंक। ओके, सो ये अपना जो ओरिजिनेटर है बच्चे, ये हो गया बैंक। बैंक ने 50 करोड़ का उधार दे रखा था अंबिका को, अंकित को, चेतन को, कार्तिक को, एंड मेनी अदर बोरोवर्स वर आल्सो इन्वॉल्वड इन दिस बोरोइंग। ओके, तो बैंक को खतरा था पैसा रिकवर नहीं होगा, डूब जाएगा, और ऐसा हो रहा था 2002 के पहले। इट वाज एक्चुअली हैपनिंग इन दी फाइनेंशियल सिस्टम। सो क्या किया, एक एक्ट बनाया गया 2002 के अंदर, जिसके अंदर एक नया कॉन्सेप्ट आया, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। ठीक है, रिकंस्ट्रक्ट करने का काम करेगी ये जो बैंक का डेड एसेट था, ये जो 50 करोड़ का डेड एसेट था, वो कैसे करेगी वो समझने की कोशिश करते हैं। ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी आपसे आपका फाइनेंशियल एसेट्स जो है ना, वो क्या कर लेगी, परचेज कर लेगी। मतलब फाइनेंशियल एसेट विल बी एक्वायर्ड बाय द asset reconstruction company, and for this acquisition the asset reconstruction company will pay off some purchase consideration to the बैंक। से 50 करोड़ का आपका लोन का ट्रांजेक्शन था, से 49.5 करोड़ समथिंग हम कहते हैं कि उसने, या 49.75 करोड़ जितना भी था उसने बैंक को दे दिया। ठीक है, सो या आपका जो भी कमीशन था इसका, वो ऑब्वियसली अपना कमीशन काटे कि मैंने 25 लाख रुपए कमीशन का रख लिया, तो उसने 49.75 49.8 करोड़ जितना भी बनता था वो उसने बैंक को दे दिया। तो यानी कि आज ये पैसा वापस से किसके पास आ गया, बैंक के पास में, जो आज से 20 साल बाद बैंक के द्वारा रिकवर्ड था। उसने क्या कर लिया, अपने डेड एसेट्स को कन्वर्ट कर लिया किसमें, मार्केटेबल एसेट्स के अंदर अपने डेड एसेट्स को कन्वर्ट कर लिया into the marketable assets. Okay, so what the reconstruction company has done, it has reconstructed the dead financial asset of the bank or the financial institution into a marketable assets. Okay, so that is how the process rafa is known as reconstruction of the financial assets. क्यों हुआ reconstruction? बिकॉज जो बैंक का अटका हुआ लोन था जो 20 साल बाद रिकवर होगा, ऑब्वियसली जनरली आपके हाउसिंग फाइनेंस लोन 20 साल के होते हैं, ऑटोमोबाइल लोन 5 से 7 साल के होते हैं। तो उसने क्या किया, अपना जो लोन था वो ट्रांसफर कर दिया, यानी अपना जो फाइनेंशियल एसेट्स था वो रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को ट्रांसफर कर दिया, और रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ने उसे परचेज कंसिडरेशन दे दिया for the acquisition of the financial assets. Okay, so that's how bank is now free. बैंक अपना ये जो भी पैसा अटका हुआ था उसे कहीं और पे यूज कर सकती है ना। बैंक अपने पैसे को फर्दर और बाकी आगे लोन देने के लिए काम कर सकती है। यानी कि बैंक के ऊपर जो रिस्क था ना कि अगर अर्चना भाग गई 10 साल बाद पैसा नहीं दिया तो क्या होगा, बैंक इज फ्री फ्रॉम दैट फेयर नाउ। ओके, तो आप बोलोगे कि मैम फिर ये रिकंस्ट्रक्शन कंपनी कोई एंजल थी कि व्हाई इट इज गोइंग टू help the bank? Okay, so but obviously ARC will charge some commission from the bank, जो भी इनका परसेंटेज होगा वो उसका अपना कमीशन फॉर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज लेगा। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मैम ARC इतनी अमीर होगी क्या, वो इतना सारी बैंक्स है, क्योंकि सिर्फ ऑब्वियस एक ARC एक बैंक को तो रिकंस्ट्रक्ट करने का काम करेगी नहीं, देयर विल बी सेवरल बैंक्स ना, तो ARC के पास कहां से मनी आएगा? तो बच्चे सेकंड जो इसका फेस होता है, सेकेंड फेज इसमें होता है हाउ डज ARC रेजेस द मनी, की ARC 49 करोड़ या 50 करोड़ रुपीस जो बैंक को दे रही है वो ARC पैसा कहां से लाएगी? तो ARC इशू करती है अपनी सिक्योरिटी रिसीट्स। ओके, सिक्योरिटी रिसीट्स आर जस्ट लाइक डिबेंचर्स, दीज आर जस्ट लाइक डेट इंस्ट्रूमेंट। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट एंड डेट इंस्ट्रूमेंट्स?
Equity instruments give you voting rights and the ownership, and debt instrument only entitle you for the interest पार्ट. ओके, मतलब आपको डेट इंस्ट्रूमेंट में सिर्फ इंटरेस्ट मिलेगा, यू डोंट गेट एनी ओनरशिप, यू डोंट गेट एनी वोटिंग राइट्स इन द कंपनी. तो सिक्योरिटी रिसीट्स आर जस्ट लाइक डेट इंस्ट्रूमेंट. तो एआरसी क्या करेगा, ये डेट रिसीट्स या सिक्योरिटी रिसीट्स इशू करेगा इन्वेस्टर्स को, जो कि होते हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स एंड अदर्स. मतलब पहले सिर्फ क्यूआईबीज को ही अलाउड था सिक्योरिटी रिसीट्स इशू करना, बाद में एक अमेंडमेंट आके अदर्स वर आल्सो included in the list of the qualified investors. तो qualified institutional buyers and other लोगों को ये अपना security receipts issue करेगा. The same mechanism, जैसे कोई कंपनी अपना debentures issue करती है, वैसे आप अपना security receipts issue करोगे. आपकी सिक्योरिटी रिसीट्स आपकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के द्वारा अच्छे से रेट होना चाहिए, है ना, सारा ट्रांजैक्शन प्रॉपरली सिक्योर्ड होना चाहिए ताकि पब्लिक को भी कोई नुकसान ना हो. आप पब्लिक से पैसा रेस कर लोगे, है ना, और आपने से 50 करोड़ रुपए कहां से रेज कर लिया, यू रेज दैट मनी फ्रॉम द पब्लिक एंड द क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स. सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, एआरसी ने लिया पैसा क्यूआईबीज एंड पब्लिक से, वो पैसा लेकर उसने दे दिया आगे बैंक को, बैंक फ्री हो गया, बैंक का डेड एसेट इज कन्वर्टेड इनटू द नाउ मार्केटेबल एसेट्स. बैंक उस पैसे का जो चाहे वो कर सकती है. एआरसी भी फ्री हो गया, एआरसी ने जो पैसा आगे दिया था वो उसने रिसीव कर लिया पब्लिक से एंड क्यूआईबी से. तो बात आती है कि अल्टीमेटली इसमें कौन अटक गया, क्यूआईबीज एंड other part of the public, they are still stuck in the process. okay, क्योंकि उनका पैसा अटका हुआ है. से सिक्योरिटी रिसीट्स 10 साल के लिए थी, 20 साल के लिए थी, जितना भी उनका मेच्योरिटी पीरियड था, उनका पैसा तब तक उसमें अटका रहेगा. तो अब आपका अल्टीमेट प्रश्न मन में ये आएगा कि मैम, बीइंग अ पार्ट ऑफ द पब्लिक, व्हाई am I going to invest in the security receipts? मतलब जो खतरा बैंक नहीं ले रही थी वो खतरा मैं क्यों लूं आखिर, है ना. तो फर्स्टली द रिटर्न इज गुड, एंड as an investor what I am looking for in the market, I am looking for better returns firstly. सेकेंडली आई एम कंसर्न अबाउट माई सेफ्टी, कि मेरा जो पैसा, जो इन्वेस्टमेंट मैंने किया है वो डूबना नहीं चाहिए. तो मैम, क्या इन इन्वेस्टर्स को कोई सेफ्टी, कोई सिक्योरिटी मिलेगा? बट ऑब्वियस दे आर गेटिंग द सिक्योरिटी. हाउ डू दे गेट द सिक्योरिटी? फ्रॉम द सिक्योरिटी रिसीट्स. एआरसी से बोलेगा, से फॉर एग्जाम्पल अपने इन्वेस्टर्स के अंदर थे मोहन एंड मेघा, दे आर द इन्वेस्टर्स. इन्होंने एट द टाइम ऑफ द इशुएंस ऑफ द सिक्योरिटी रिसीट्स एआरसी से एक प्रश्न किया, सर मैं आपको देने को तैयार हूं 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट, बट आप मुझे बताइए मैं कितना प्रोटेक्टेड हूं इस पूरे सिस्टम के अंदर. एआरसी ने बोला, सर आप 100% सेफ हो. देन फिर मेघा का क्वेश्चन था, सर प्लीज इलेबोरेट करिए, मुझे समझ नहीं आया कि हाउ डू आई एम 100% सेफ इन दिस मैकेनिज्म. तो एआरसी ने बोला कि सर देखो, यहाँ पर चेतन ने, ठीक है, यहाँ पे कार्तिक ने, ठीक है, यहाँ पे अंबिका ने बैंक से लोन लिया था. ठीक है, आपको सिक्योरिटी रिसीट्स के ऊपर हमसे फॉर एग्जांपल 9% के हिसाब से रिटर्न्स दे रहे हैं. ऑल राइट, अभी यहां से इनका इंटरेस्ट आएगा, मतलब ये लोग चेतन है, कार्तिक है, राधिका है, अंबिका है, इनकी तरफ से जो इंटरेस्ट अमाउंट आएगा दैट विल बी ट्रांसफर टू यू एज योर इंटरेस्ट अमाउंट, यानी कि वो लोग जो पैसा देंगे वो आपकी तरफ आएगा. सिमिलरली जब वो अपने प्रिंसिपल अमाउंट का रीपेमेंट करेंगे, जैसे जैसे उनकी इंस्टॉलमेंट्स पेमेंट होती जाएगी, वैसे वैसे आपका भी अमाउंट जो है वो ड्यू, जो भी चल रहा था वो पेमेंट होता रहेगा. तो मेगा वॉज अ ब्रेनी इन्वेस्टर. इसका नेक्स्ट क्वेश्चन था, सर अगर वो भाग गया, अगर अंबिका भाग गई, अगर राधिका भाग गई, अगर चेतन भाग गया, यही तो डर बैंक को था ना. तो ये डर ऑब्वियसली एज एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर मेरे माइंड में भी है, अगर ये भाग गए तो क्या होगा. तो एआरसी ने उनके इस प्रश्न का जवाब दिया, सर देखो, जब भी बैंक लोन देती है ना, तो वो मॉर्गेज रख के, प्लेज, हाइपोथिकेशन की सिक्योरिटीज के साथ लोन देती है. कभी भी बैंक अनसिक्योर्ड लोन नहीं देगी. आप लोग सब सीएमए फाइनल के स्टूडेंट्स हैं, यू आर क्वाइट फेमिलियर विद द फाइनेंशियल सिस्टम इन इंडिया, वट एवर सिस्टम इट इज प्रिवेलिंग इन इंडिया, कि बैंक्स आपको कभी भी अनसिक्योर्ड लोन नहीं देगी. बहुत रेयर चांसेस हैं जब आपको एनबीएफसी वगैरह की तरफ से अनसिक्योर्ड लोन मिलता है. बैंक अपना जो पुख्ता करेगी पूरा अरेंजमेंट, कागजी कार्यवाही, लोन का मॉर्गेजेस, प्लेज वगैरह. सो बैंक विल मेक श्योर कि किसी का भी लोन आपका अनसिक्योर्ड ना हो, प्रॉपरली सिक्योर्ड हो. तो एआरसी ने बोला, यहाँ पे राधिका ने सर लोन लेते समय अपना घर गिरवी रखा था. ठीक है,
यहाँ पे चेतन ने लोन लेते समय अपनी जमीन गिरवी रखी थी, यहाँ पे कार्तिक ने अपना गोल्ड गिरवी रखा था लोन लेते समय, तो ये सब हमारे पास एज अ सिक्योरिटी रखा हुआ है. In case if there is any default by the original borrower in the repayment of the installments or the money or the principal amount or the interest, if ever a default is made by the borrower, हम उनका जो घर गिरवी रखा हुआ था, उसका जो भी जमीन या सोना रखा हुआ था उसे बेच देंगे, और दैट इज हाउ उन्हें बेचकर जो पैसा रिकवर होगा दैट विल बी पेड टू यू एज योर अमाउंट परचेस. हमने जो भी आपसे सिक्योरिटी रिसीट्स के तौर पर जो भी आपसे इन्वेस्टमेंट रिसीव किया था हम उसे उससे रिडीम कर देंगे. नाउ मेगा इज क्वाइट सेटिस्फाइड कि इन एनी वेज मेरा पैसा डूबने नहीं वाला, बिकॉज द एंटायर मैकेनिज्म was framed in such a way that no party is at the losing point. ना बैंक का कोई नुकसान था, ना ARC was suffering because ARC का खुद का पैसा नहीं लगा था, पब्लिक से पैसा लिया था, QIB से पैसा लिया था. QIBs कौन होते हैं? रिच इन्वेस्टर्स, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स. ओके, पब्लिक से पैसा लिया था, तो ये QIBs, ये जो अदर पार्ट ऑफ द पब्लिक है, दे आर फुली सेफगार्डेड अंडर द मैकेनिज्म. सो दैट्स हाउ दिस इज नोन एज रफा, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द फाइनेंशियल एसेट्स. ओके, सो यहाँ पर अपना क्या हो गया, यहाँ पर अपना ये वाला जो पोर्शन था ना बच्चे, सो ये वाला पोर्शन था अपना रफा का. Why it is called रफा? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द फाइनेंशियल एसेट्स. आपकी बैंक का जो भी डेट एसेट्स था, द डेट एसेट्स इट इज नाउ कन्वर्टेड इनटू द marketable assets because the debt asset is acquired by the स्पेशल पर्पस व्हीकल एंड द नेम ऑफ द स्पेशल पर्पस व्हीकल इज असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी. तो क्या हुआ, बैंक का डेट एसेट ARC ने ले लिया, ARC ने बैंक को पैसा दे दिया, सो दैट इज हाउ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द फाइनेंशियल एसेट हो गया, रफा हो गया. आपका जो भी खतरा था वो दफा हो गया. मींस रफा मींस इट इज नाउ नो मोर एग्जिस्टिंग ऑन द बुक्स ऑफ द बैंक्स. ओके, सो दिस इज कॉल्ड रफा. ओके, बैंक इज नाउ सेफगार्डेड. अभी अपन ने इसका दूसरा पार्ट देखा था सा. ठीक है, सा प्लस रफा. तो रफा समझ आ गया सबको, हाउ द बैंक हैज रिकंस्ट्रक्टेड इज द इट्स फाइनेंशियल एसेट, दिस इज रफा. ऐसे बोले तो सिक्योरिटाइजेशन ऑफ द एसेट्स. सिक्योरिटाइजेशन ऑफ एसेट्स का प्रोसेस मतलब वो हुआ वेयर द एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इशूड सिक्योरिटी रिसीट्स to the qualified institutional buyers and to others. Okay, so this process is known as securitization of the assets. मतलब आपने क्या किया, assets को securitize कर लिया कि अभी आपने जो भी security receipts था वो issue किया QIBs को and public को, है ना. और वो किस तरह से securitize हुए, because वो पूरा mechanism मैंने आपसे discuss कर दिया, ये घर गिरवी रखा हुआ है, ये जमीन है, ये गोल्ड है. So in any ways this कोई भी पार्टी इसमें लूज नहीं होगा. दैट्स व्हाई दिस इज द प्रोसेस इज नोन एज सिक्योरिटाइजेशन ऑफ द फाइनेंशियल एसेट्स. मतलब आपने फाइनेंशियल एसेट्स के बदले में क्या इशू कर दिया, सिक्योरिटी रिसीट्स इशू कर दिया, एंड दिस इज नोन एज सिक्योरिटाइजेशन ऑफ एसेट्स. ओके, सो आई होप द both of the terminologies are now clear to you. Sa rafa, securitization of assets when the asset reconstruction company issue security receipts to the QIBs and others. This is called SA. And what is RAFA? Reconstruction of the financial assets. Okay, so this is the first part of the chapter. Okay, this is SA RAFA. अब अपन आते हैं इसके थर्ड पार्ट के ऊपर. ऐसी है ना, सा रफा एंड ऐसी. थर्ड पार्ट इज अपना ऐसी. लेट मी ड्रॉ दिस फॉर यू. ऐसी या फिर एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट. ओके, सो अगेन कोई भी टर्मिनोलॉजी समझने से पहले हमें उसका मतलब समझना चाहिए. तो यहाँ पे अपने पास एक वर्ड है सिक्योरिटी, स्पेलिंग रॉन्ग, सिक्योरिटी. प्लीज इग्नोर माई बैड हैंड राइटिंग, है ना. सिक्योरिटी इंटरेस्ट. ओके, आई होप समझ आ रहा है. हैंड राइटिंग प्लीज इग्नोर करना. सो ऐसी का
सेकंड जो अपना वर्ड है सिक्योरिटाइजेशन, सिक्योरिटी इंटरेस्ट, एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट. सो फर्स्टली वी शुड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट. ओके, सो यहाँ पर अपने हुए मिस्टर बोरोवर, अपन चेतन को यहाँ पे बोरोवर बनाते हैं. चेतन इज द बोरोवर. ठीक है, ये हो गई अपनी बैंक. या फिर अगर मैं इसको बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोलूं, या फिर इसको मैं एक दूसरा वर्ड अपने एक्ट के अनुसार यूज करूंगी, वो होगा सिक्योर्ड एसेट, सिक्योर्ड क्रेडिटर. ओके, एनीवन हु डज नॉट नो द मीनिंग ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर, आई होप सबको पता है सिक्योर्ड क्रेडिटर्स क्या होते हैं, जो गिरवी रखकर लोन देते हैं, है ना, बिना सिक्योरिटी के जो लोन नहीं देते. ओके, तो चेतन अपना बोरोवर था, उसने बैंक से लोन लिया 1 करोड़ का, और उसके लिए उसने अपना घर गिरवी रखा. ओके, सो दैट इज हाउ द बैंक बिकम्स अ सिक्योर्ड क्रेडिटर एंड चेतन इज द बोरोवर. अभी क्या होता था कि ना, फॉर एग्जाम्पल अगर चेतन ने अपना पैसा नहीं चुकाया, है ना, जो भी उसका अमाउंट इंटरेस्ट का या फिर जो भी इंस्टॉलमेंट्स का अमाउंट बनता था, उसने उसमें किया डिफॉल्ट, यानी कि डिफॉल्ट होना बहुत जरूरी है. ये डिफॉल्ट मैंने आपसे आईबीसी में भी डिस्कस किया था. डिफॉल्ट के बिना कुछ नहीं हो सकता, मतलब बोरोवर की तरफ से डिफॉल्ट होना जरूरी है. इस डिफॉल्ट के बाद में बैंक क्या करता है, सीमा कौशिक, विच चैप्टर इज गोइंग ऑन, डेट चैप्टर नंबर आपका यूनिट 5 है, बैंकिंग का वाला जो था, उसका पार्ट बी शुरू किया मैंने. आपका सरफेसी एक्ट, सिक्योरिटाइजेशन ऑफ एसेट्स and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest. Okay, I hope I guess आपने लेट ज्वाइन किया है. So कोई ना, I'll try to explain जितना भी आपका निकला है, हम थोड़ा थोड़ा रिपीट करने की कोशिश करेंगे. So ऐसी का मतलब क्या हुआ, अपना चेतन ने अपना घर गिरवी रखकर बैंक से लोन लिया, दैट इज वाई द बैंक बिकम्स द सिक्योर्ड क्रेडिटर हियर. ओके, अभी क्या होता है कि अगर इसने कोई भी डिफॉल्ट किया, मतलब इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट के पेमेंट के अंदर कुछ भी लोचा किया, कोई भी गड़बड़ किया, तो बैंक क्या करता है, इसके एसेट्स को बेचेगा, नीलाम करेगा, ऑक्शन करेगा, सेल करेगा, और अपना जो अमाउंट है वो रिकवर कर लेगा. तो इस अमाउंट रिकवर करने के प्रोसेस को कहेंगे एनफोर्समेंट. एनफोर्समेंट मतलब आपका किसी चीज को लागू करना, है ना, मतलब सिक्योरिटी इंटरेस्ट को एनफोर्स करना. यानी कि सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्या हुआ, द एसेट विथ विच द बोरोइंग इज सिक्योर्ड is known as secured asset. Please listen to it carefully. The asset with which the loan is secured is known as the secured asset. Okay, second, the secured creditor has an interest in the secured asset. Interest बोले तो अभी आपका घर मेरा नहीं हुआ, कल से बैंक अपना काम करना आपके घर में आकर शुरू नहीं कर देगी, बट बैंक का इस घर में इंटरेस्ट होगा. क्या इंटरेस्ट होगा, अगर आपने कोई डिफॉल्ट किया, देन बैंक इस घर को बेचकर अपना पैसा वसूल सकती है. ओके, सो जो घर आपने गिरवी रखा, दिस इज नोन एज सिक्योर्ड एसेट, एंड द सिक्योर्ड क्रेडिटर हैज एन इंटरेस्ट इन द सिक्योर्ड एसेट विच इज नोन एज सिक्योरिटी इंटरेस्ट. क्लियर हुआ, जिस घर को आपने गिरवी रख के लोन लिया, दिस एसेट इज नोन एज सिक्योर्ड एसेट. ओके, जिसने लोन दिया, दैट पर्सन इज द सिक्योर्ड क्रेडिटर. अगर आपका जो भी सिक्योर्ड क्रेडिटर है, उस व्यक्ति का इंटरेस्ट होगा सिक्योर्ड एसेट के अंदर, इसी के लिए सिक्योर्ड एसेट्स में क्या बोलेंगे, द सिक्योर्ड क्रेडिटर हैज अ सिक्योरिटी इंटरेस्ट इन द सिक्योर्ड एसेट. ओके, और वो इस सिक्योरिटी इंटरेस्ट को एनफोर्स कब करेगा, व्हेन देयर इज अ डिफॉल्ट मेड बाय द बोरोवर. जब बोरोवर डिफॉल्ट करेगा, देन आपका सिक्योर्ड क्रेडिटर अपना सिक्योरिटी इंटरेस्ट एनफोर्स करेगा और इस एसेट को बेचकर अपना पैसा वसूल सकता है. ओके, सो देयर दैट इज हाउ, दिस इज द एक ओवरव्यू, दिस इज एन ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर, जिसके अंदर हम ब्रॉडली यही पढ़ने वाले हैं. This is section number 13 and this section 13 is a draconian section. मतलब इंडिया के इतिहास में, इंडिया की हिस्ट्री में ये
फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर सबसे खतरनाक सेक्शन बनाया गया था, सेक्शन 13, जो क्यों इतना खतरनाक था और क्यों ये आईबीसी के अंदर नहीं एज इट इज ऑप्ट किया गया, क्यों आईबीसी में सेक्शन 13 को एज इट इज नहीं हमने अडॉप्ट करके कुछ चेंजेस किया इसके अंदर, ये सब हम लोग अपनी आने वाले लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। सो आई सपोज आई होप मैं आप लोगों को इस चैप्टर का बेसिक ओवरव्यू दे चुकी हूँ। आपके पास 15-20 सेकेंड्स है, अगर इस ओवरव्यू से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस है आपके, देन यू मे आस्क मी, अदरवाइज मैं आपके सेक्शंस 3 से फिर अपना पढ़ाना शुरू करती हूँ। सो यू हैव एनी डाउट्स देन आप पूछ सकते हैं। आई गिव यू 15 सेकेंड्स फॉर दैट। सो आई अज्यूम सबको समझ आ गया। Since you don't have any doubts, okay, we have. Ma'am, is SE only applicable to banks and the corporate? Ashu, we may say that SE is applicable to the secure creditors. अगर banks and the corporate creditor, if they are the secure creditor, then उनके पास में section 13 SE का right होगा। Unsecured creditor do not have any right under section 13, यानी कि SE का right आपके unsecured creditors को नहीं मिलेगा। ओके, सो आई होप आपका आंसर क्लियर हुआ है। यहां से मीन्स ऐसी आपको तभी मिलेगा जब आपके पास सिक्योर्ड है एसेट, मतलब आप सिक्योरिटी इंटरेस्ट कब होगा, देन यू आर अ सिक्योर्ड क्रेडिटर। सो अगर बैंक है, कॉर्पोरेट डेटर्स है, कॉर्पोरेट क्रेडिटर्स है, या फिर कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, उसने अनसिक्योर्ड लोन दिया था मुझे, तो उसे सेक्शन 13 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। सो टू अवेल द बेनिफिट ऑफ सेक्शन 13 यू हैव टू बी अ सिक्योर्ड क्रेडिटर। भले आप कोई भी हो, आप बैंक हो, आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, आप कंपनी हो, आप कोई भी हो, यू हैव टू बी अ सिक्योर्ड क्रेडिटर टू अवेल द बेनिफिट्स अंडर सेक्शन 13। ओके, सो यू आर वेलकम डियर। सो मैं आप लोगों के साथ में स्टार्ट कर रही हूँ। डियर, मैंने आपके नोट्स बनाए हैं, ऑल्दो आपकी बुक का मैंने सारा का सारा कंटेंट इन नोट्स के अंदर कवर किया है, बट इसमें बस थोड़ा सा बेनिफिट ये मिलेगा आपको कि जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है उसको मैंने बोल्ड किया है, उस और आपको कुछ चार्ट्स वगैरह मैंने दिए हैं, और कहीं पे जो जो टॉपिक आपकी इंपॉर्टेंट है वहां मैंने इंपॉर्टेंट वर्ड लिख दिया है। तो मैं विशाल के साथ मेरे नोट्स शेयर कर दूंगी, या फिर आप लोग मेरा नंबर्स ले लीजिएगा अगर आप लोगों को आप मेरे मतलब कोई भी डाउट है या इन नोट्स से रिलेटेड कोई भी आपकी कोई क्वेरीज है, तो आप मेरे से पर्सनली टेलीग्राम पे अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। माय नंबर इज, आई गिव यू माय नंबर हियर। if only related to notes, if you have any queries, then you may ask me. I am giving my number here, 8387975662. Related to the notes, if you have any queries, then you may ask me on Telegram. I'm not available on WhatsApp, so Telegram पे आप मेरे से questions पूछ सकते हैं अगर related to IBC, या फिर अपने जो ये सरफेस ही स्टार्ट किए 2 लेक्चर्स मेरे आपके कवर हुए, या फिर अगर आपके कोई पास्ट ईयर से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस है, जैसे मेरे पिछले वाले बैच में भी स्टूडेंट्स काफी क्वेश्चंस पूछते थे स्कैनर्स वगैरह के, तो अगर आपकी, बिकॉज मैं इन 2 घंटों के अंदर आपके स्कैनर के क्वेश्चंस या सारे डाउट्स लेने में असमर्थ रहूंगी, तो अगर आपके कोई स्कैनर से रिलेटेड क्वेश्चंस है, या फिर अगर आपके कोई अपने नोट्स पढ़ने के बाद कोई पर्सनल डाउट्स आते हैं, देन आप मेरे से टेलीग्राम पे वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। हम अवेलेबल ऑन टेलीग्राम, नॉट ऑन व्हाट्सएप। ओके, सो ओवरव्यू दे रखा है सरफेसी का। सो इसमें बोला गवर्नमेंट ने इससे पहले बनाया था, उसका नाम था रिकवरी ऑफ डेट इन बैंक्रप्सी एक्ट 1993। इस एक्ट को 2016 में रीनेम किया गया था। 2016 से उससे पहले का नाम था रिकवरी ऑफ डेट ड्यू टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट 1993। ओके, यानी कि नेम से साफ पता चल रहा था कि इफ द क्रेडिटर इज अ बैंक और द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो हमने उनके लिए उनके अमाउंट की फास्ट रिकवरी के लिए एक एक्ट बनाया जिसका नाम था रिकवरी ऑफ डेट ड्यू टू बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट। तो मुद्दा ये उठता था कि सर अगर मैं बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं हूं तो क्या मुझे इस एक्ट का संरक्षण मिलेगा? द आंसर वाज नो। दिस एक्ट वाज स्पेसिफिकली इनैक्टेड फॉर द बेनिफिट ऑफ बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बिकॉज आंधी की तरह, जंगल की आग की तरह आपके जो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे
उनकी तबाही फैल रही थी, उनके एनपीएस का संख्या बढ़ती जा रहा था, वो बेड डेट उनके बढ़ते जा रहे थे, उनको लोग फ्रॉड करके भाग रहे थे, और अल्टीमेटली बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वर क्लोजिंग डाउन। ओके, उनके पास सिर्फ एक रिकोर्स अवेलेबल था कि वो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के अंदर जाकर अपना सिविल एक्शन ले सकते थे अगेंस्ट द बोरोवर। और हम लोग जानते हैं कि इंडिया का सिविल एक्ट कैसा है, सिविल प्रोसीजर कैसा है, 2 साल 4 साल 10 साल, मतलब होता है ना इंसान मर जाएगा, उसके मरने के बाद उसका केस की सुनवाई के लिए शायद नंबर आए। सो यही हो रहा था बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की तरह कि बोरोवर्स डिफॉल्ट करते थे, भाग जाते थे, कोई उनके लिए कोई बहुत कड़ा कोई स्ट्रिक्ट मैकेनिज्म नहीं था जिसमें उनको रोका जा सके, केस की सुनवाई में सालों लग जाते थे। तो 1993 में गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया जो कि था रिकवरी ऑफ डेट ड्यू, बट वो एक्ट सिर्फ बेनिफिट करता था बैंक्स को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को। दूसरा उसका ड्रॉबैक था कि अभी सभी बैंक और सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के जितने भी सिविल केसेस चल रहे थे उन सब ने अपने केसेस ट्रांसफर्ड कर दिए रिकवरी ट्राइब्यूनल के पास में, है ना, डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल के पास में भी केसेस वापस से पाइल्ड अप हो गए, मतलब उनके पास केसेस की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो वापस से केस डिले होने लग गए, वापस से सुनवाई में डिले होने लग गया, जजमेंट डिलेड होने लग गया। तो मतलब इतना कोई बहुत खास बेनिफिट्स अभी यहाँ पर नहीं मिल रहा था। ओके, सो एक स्पेशल एक्ट बनाया गया, एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट बनाया गया 2002 में, बिकॉज आरडीबीज जो था आपका रिकवरी ऑफ डेट एंड बैंक्रप्सी एक्ट, वो इतना फ्रूटफुल नहीं रहा था। ओके, आईबीसी आने के बाद उसका नाम भी बैंक्रप्सी वर्ड ऐड हुआ था, उससे पहले रिकवरी ऑफ डेट ड्यू टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट वाज द नेम ऑफ द चैप एक्ट। ओके, सो सरफेस ही बनाया गया ताकि जो भी बैंक्स के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ते जा रहे हैं उनको कंट्रोल किया जाए, उनको किया जाए। तो ऐसा करके एक एक्ट बनाया गया। इंट्रोडक्शन के अंदर मैंने आपसे डिस्कस किया था, है ना, सिक्योरिटाइजेशन इज अ वे ऑफ अनब्लॉकिंग दीज ब्लॉक्ड फंड्स। ओके, सो ये मैंने आपको बच्चे पूरा अच्छे से समझाया था कि आपकी सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस क्या होता है। यहाँ पे मैंने एक बोल्ड वर्ड किया आपका होमोजेनियस इलिक्विड फाइनेंशियल एसेट्स, है ना। तो फाइनेंशियल एसेट्स तो मैंने आपके साथ में कहानी के अंदर डिस्कस कर लिया था, लोन एंड एडवांसेस। अब इसने बोला इलिक्विड, इलिक्विड मतलब जो डेड एसेट्स है, मतलब नॉन मार्केटेबल है, मतलब ये पैसा दिख तो रहा है बट इसे यूज नहीं कर सकते, है ना, दिस इज कॉल्ड इलिक्विड फाइनेंशियल एसेट्स। थर्ड वर्ड जो इसमें यूज हुआ दैट इज होमोजेनियस। होमोजेनियस मतलब दे आर सेम इन नेचर, मतलब आप जो अपना फाइनेंशियल एसेट्स सेल करोगे कंस्ट्रक्शन कंपनी को, वो सभी फाइनेंशियल एसेट्स सेम होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए। होमोजीनियस इन रिगार्ड टू द टेन्योर, मतलब सभी के सभी लोनों का जो है टर्म है, टेन्योर है, ड्यूरेशन है रीपेमेंट का, वो 10 साल होगा, या सभी के सभी का 5 साल होगा, या सभी के सभी का 15 साल होगा, पहली चीज। दूसरा, उनकी जो इंटरेस्ट रेट है वो सिमिलर होना चाहिए, है ना। तभी तो जब उन लोन के बेसिस पर हम आगे सिक्योरिटी रिसीट्स देंगे तो सिक्योरिटी रिसीट्स के लिए हम इंटरेस्ट रेट डिसाइड कर सकते हैं, उनके लिए हम उनका टेन्योर डिसाइड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपका जो फाइनेंशियल एसेट्स है दे शुड बी सेम इन नेचर, सबके सब, या तो ऑटोमोबाइल लोन हो 7 साल के हो, इंटरेस्ट रेट सबकी 10% हो, तो ये होमोजेनियस होना बहुत जरूरी है। कहीं कोई लोन 2 साल का है, कोई 20 साल का है, तो फिर सिक्योरिटी रिसीट्स कितने ड्यूरेशन की इश्यू करोगे, गेटिंग माय पॉइंट। तो इसके लिए होमोजेनियस होना उन फाइनेंशियल एसेट्स का बहुत जरूरी था। ओके, सिक्योरिटाइजेशन इज अ मेथड ऑफ रेजिंग फंड्स बाय वे ऑफ सेलिंग रिसीवेबल फॉर मनी, वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है बाय वे ऑफ दिस डायग्राम। स्टिल इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम विद द लैंग्वेज ऑफ द नोट्स, आप मुझसे मेरे नंबर पे पूछ सकते हैं। नंबर मैंने आपको नोट्स में दे दिया है, आई विल शेयर द नोट्स विथ यू। आप में से जिसको भी नोट्स चाहिए आप मुझे एक बार टेलीग्राम कर देना, तो मैं आपके साथ नोट्स शेयर कर दूंगी। अदरवाइज मैं विशाल, आप अगर सबको चाहिए हो तो आप मुझे बता देना, मैं विशाल को दे दूंगी, विशाल विल शेयर विथ यू। अदरवाइज यू मे ऑल्सो contact me on my number. Okay, who may can initiate or open the ERC? Yes, this is we are going to discuss in section 3 सरफेसी एक्ट के अंदर। हम अभी इसके आगे बात करेंगे सेक्शन 3 के अंदर आशु कि कौन लोग हैं जो एआरसी का बिजनेस कर सकते हैं। ओके, अभी तो मैंने सिर्फ आपसे एआरसी का मैकेनिज्म डिस्कस किया। गिव मी जस्ट 5 मिनट्स, 5 मिनट्स में आई विल कम टू योर क्वेश्चन, देन हु कैन ओपन द एआरसी। सो ये प्रोसेस अपन पढ़ चुके हैं। सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस बच्चे, लाइक यू कैन सी, कंसिडर एन एग्जांपल ऑफ अ बैंक। मैंने आपके साथ में बिल्कुल
वर्ड टू वर्ड जो मैंने आपको हिंदी में समझाया था वैसे का वैसा मैंने आपको इंग्लिश में दिया है. सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. अगेन मैं आपसे बोल रही हूँ, कोई प्रॉब्लम है फील फ्री, आई हैव गिवन यू माय नंबर, बिकॉज इन जस्ट 2 आवर्स मुझे आपका ये पूरा एक्ट फिनिश करना है. तो मैं नहीं समझती कि मुझे वापस से इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करने का टाइम मिलेगा इन सबको. बट ट्रस्ट मी, जो मैंने आपको हिंदी में समझाया इट इज रिटर्न इन द इंग्लिश लैंग्वेज. दैट्स द ओनली डिफरेंस ऑफ द लैंग्वेज. ओके. सो पार्टीज इन्वॉल्व इन द सिक्योरिटाइजेशन वो अपन देख चुके. ओरिजिनेटर मतलब बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो अपना लोन बेचेगा, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, इन्वेस्टर्स जो सिक्योरिटी रिसीट्स आपने बेचा था उसको खरीदेंगे, सिक्योरिटीज जिनको इशू की जाएंगी, या फिर सिक्योरिटी रिसीट्स के जो बायर्स हैं वो वाले इन्वेस्टर्स. ऑब्लिगर्स मतलब अपनी यहाँ पे अपने अंबिका, चेतन, कार्तिक जिनको बोरोवर्स बनाया था इनको ऑब्लिगर्स बोलेंगे. रेटिंग एजेंसी ये चेक करने के लिए कि आपका फाइनेंशियल एसेट्स की जो भी आप सिक्योरिटी रिसीट्स अगर इशू कर रहे हो उससे पहले उनकी रेटिंग अच्छा होना चाहिए. अगर रेटिंग अच्छा नहीं है तो फिर वो इशू नहीं कर सकते सिक्योरिटी रिसीट्स, बिकॉज इससे पब्लिक का पैसा टकने की रिस्क रहता है. तो एक रेटिंग एजेंसी भी इसके अंदर इन्वॉल्व. ओके. सो ये अपना सारफा मैंने आपके साथ डिस्कस किया. ऐसे ही हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे. सारफा में आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है. नेक्स्ट आपका एक केस है आपके मॉड्यूल के अंदर, मर्दिया केमिकल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है. तो डियर मैं आपको ये सिर्फ केस समझाने की कोशिश करती हूँ कि इस केस के अंदर बेसिकली क्या दे रखा था. जब सिक्योरिटाइजेशन एक्ट आया तो लोगों ने धरने दिए, प्रोटेस्ट किया, इसका विरोध किया. कौन विरोध करेगा, बट ऑब्वियसली बोरोवर क्लास जो था उसकी तरफ से, पब्लिक की तरफ से विरोध आया कि दिस एक्ट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल. अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोले तो दिस एक्ट इज असंवैधानिक. ये इंडिया के, भारत के संविधान के अगेंस्ट है. ओके. बिकॉज भारत का संविधान आर्टिकल 14 के अकॉर्डिंग एक्ट की नजर में सब व्यक्ति को राइट्स ऑफ इक्वालिटी देता है. मतलब बिफोर लॉ एवरी पर्सन हैज इक्वल राइट्स. ओके. दिस इज गिवन अंडर आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. लोगों ने बोला, बोरोवर क्लास ने बोला असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, धरने दिए, प्रोटेस्ट किया. तो क्या ये एक्ट एक्चुअल में अनकॉन्स्टिट्यूशनल था या नहीं था, इसका जजमेंट आया था आपका मर्दिया केमिकल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था. 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने इसका जजमेंट दिया. कुछ लोगों ने बोला दिस एक्ट इज ड्रैकोनियन, मतलब ये जल्लाद एक्ट है, ये बहुत खतरनाक एक्ट है, ये बहुत ही रिजिड और ये बहुत ही खतरनाक, बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्ट है जो इंडिया के अंदर नहीं आना चाहिए था. ओके. सो मुद्दा ये आया, क्या ये एक्ट एक्चुअल में अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, क्या ये एक्ट एक्चुअल में ड्रैकोनियन था. तो हम इस एक्ट के लिए जो भी आपका केस आया मर्दिया केमिकल्स का वो पढ़ने की कोशिश करते हैं. ओके. मर्दिया केमिकल के केस में ये 4 मुद्दे उठाए गए थे. ठीक है. पहला मुद्दा था कि दिस इज अ ड्रैकोनियन एक्ट, मतलब ये शॉर्टकट हुआ रियलाइज करने के लिए, क्योंकि अपने देखा था ना एसी, एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, वहां पे हमने सिक्योर क्रेडिटर को एक डायरेक्ट राइट दे दिया था कि आप अपना जो भी एसेट्स है वो रिकवर कर सकते हैं, मतलब बेचकर उस एसेट्स को अपना अमाउंट रिकवर कर सकते हैं. मतलब बोला कि इसमें आपको किसी भी ट्राइब्यूनल की इन्वॉल्वमेंट की जरूरत नहीं है. अगर मैं फॉर एग्जाम्पल HDFC बैंक हूं और मैंने यहाँ पर से फॉर एग्जाम्पल सीमा को 10 लाख रुपए का उधार दे रखा था. ओके. सो अभी अगर सीमा ने जो भी ड्यू डेट था उस दिन इंटरेस्ट नहीं दिया, या फिर सीमा ने जो भी ड्यू डेट था उस दिन इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं किया, या फिर इंस्टॉलमेंट्स का पेमेंट नहीं किया, इन अदर वर्ड्स शी हैज कमिटेड अ डिफॉल्ट. तो क्रेडिटर क्या करेगा, सीमा को 60 दिन का नोटिस देगा, 60 डेज का नोटिस देगा कि मिस सीमा आप 60 डेज में अपना पैसा जो भी बनता है अलोंग विद द इंटरेस्ट बैंक को चुका दीजिए, नहीं तो आपने जो भी अपना घर गिरवी रखा था हम उसको एनफोर्स कर लेंगे, सिक्योरिटी इंटरेस्ट को एनफोर्स कर लेंगे, मतलब उसको कुर्की करवा के, नीलामी करवा के बैंक अपना पैसा वसूल लेगी. एंड दिस इज अ फाइनल नोटिस गिवन टू यू फ्रॉम द बैंक साइड. ओके. तो उसने बोला कि अगर 61वें दिन मिस सीमा की तरफ से पैसा नहीं गया, बैंक का या फिर ARC का जो भी आपका ऑफिसर होगा वो जाकर, मतलब जो भी सिक्योर क्रेडिटर होगा इन अदर वर्ड्स, वो जाके से घर पे ताला लगा देगा और एक सील लगा देगा. नाउ दिस इज द कस्टडी ऑफ द सिक्योर क्रेडिटर, और अपना सील लगाकर आ जाएगा
और इसके ऑक्शन की तैयारी शुरू कर देगा, इस घर को बेचने की नीलामी की तैयारी शुरू कर देगा। तो उसने बोरोवर्स ने बोला कि सर कोर्ट कहाँ गया, आपने तो डायरेक्टली जो राइट था वो किसको दे दिया, क्रेडिटर्स को दे दिया। बच्चे बहुत ध्यान से सुनना, ये वाला आपका केस अगर आपको समझ आ गया तो सेक्शन 13 क्या है वो आप लोगों के लिए समझना बहुत इजी रहेगा। मुझे सेक्शन 13 को वापस से ज्यादा डिटेल में समझाने की जरूरत नहीं होगा, है ना। तो क्या हुआ, अपने बोरोवर्स की तरफ से आया कि क्या अब वो कहाँ गया, अजुडिकेटरी फोरम कहाँ है, डीआरटी था तो सही ना बैंक के पास में, वो कम पड़ रहा था कि डीआरटी की मदद मिल तो रही थी ना बैंक को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को। तो बोला फिर आपने इतना बड़ा राइट कैसे दे दिया कि वो 61वें दिन हमारी कुर्की करवाने का राइट रखता है, वो भी इसमें कोई डीआरटी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। पहला मुद्दा ये हुआ। दूसरा था कि इसकी क्या जरूरत थी जब आपके पास ऑलरेडी डेट डीआरटी यानी डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल 1993 में आपने एक स्पेशल फोरम बना दिया था बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए, तो सरफेस ही दोबारा से बनाने की क्या जरूरत थी। तीसरा आया कि अभी इसमें आपने उन्हें डायरेक्ट राइट दे दिया कि आपका क्रेडिटर आके आपके घर को सील कर देगा और उसे बेचने के लिए स्टेप्स ले लेगा। तो यहाँ पे कोई अजुडिकेटरी फोरम तो है नहीं, मतलब आपने क्रेडिटर को ही आपने वो बना दिया, क्या कहते हैं उसे, सब सर्वोपरि बना दिया कि क्रेडिटर ने नोटिस दे दिया, क्रेडिटर ने 61वें दिन आपके घर को बिकवा दिया, बीच में कोई कोर्ट की इन्वॉल्वमेंट की जरूरत नहीं है। जनरली अगर अपन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट पढ़े तो मॉर्गेज वगैरह में क्या होता है, अगर आपको किसी का घर गिरवी रख के आपने मॉर्गेज रख के कोई लोन दिया है तो आपको कोर्ट की डिक्री लानी पड़ती थी कि आप उसके मॉर्गेज को एनफोर्स करना चाहते हो, मॉर्गेज प्रॉपर्टी को बेचकर अपना लोन रिकवर करना चाहते हो, तो आपको कोर्ट से डिक्री लाना होता था एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट डिक्री आप अपना लोन जो थे उसकी भरपाई करने के लिए, लोन को वसूलने के लिए मॉर्गेज प्रॉपर्टी को बेच सकते थे। बट यहाँ पे सरफेसी ने आपको सर्वोपरि बना दिया, मतलब आप ही सब कुछ हो, क्रेडिटर ही सब कुछ है। अभी क्रेडिटर को कोई कोर्ट के पास जाने की जरूरत नहीं है। 60 दिन के नोटिस में अगर आशु की तरफ से कोई या सीमा की तरफ से कोई पैसा नहीं बना तो आपके घर को बेच देगा। ओके, इससे बोला आपने सारी की सारी जो लाइबिलिटी थी ना पॉइंट नंबर 2 के अंदर वो डाल दी आपके डेटर के ऊपर कि डिफॉल्ट होगा तो डेटर की गलती है। लेंडर की लाइबिलिटी के बारे में सरफेसी में कहीं नहीं लिखा, बट ऑब्वियसली हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे लेंडर्स की लाइबिलिटी के बारे में एक छोटा सा सेक्शन 17 गिवन है, उसके अलावा कोई और सेक्शन नहीं है जो सिक्योर्ड क्रेडिटर की लाइबिलिटीज है उसकी गलतियों के बारे में बात करेगा। पूरा एक्ट आपका उखाड़ रहा है बोरोवर्स को, बट लेंडर्स की लाइबिलिटी के लिए देयर इज अ स्मॉल सेक्शन 17 जो उनके लिए उनके अगेंस्ट में बात करेगा। ओके, इसके बाद में अपील है जो सेक्शन 17 की, मतलब आपके अगर लेंडर ने कोई गलती की तो एक्ट राइट देता है बोरोवर को कि वो अपील कर सकते हैं जाकर आगे जो भी आपका एपलेट अथॉरिटीज है उसके पास में। तो बोला कि बट वो आपने हमें सिर्फ बहलाने के लिए दे दिया, क्योंकि अपील करने के लिए पता है क्या बोला, आपको अपील करने के लिए मतलब जैसे आपका 10 लाख का अमाउंट ड्यू है तो 7.5 लाख रुपए पहले आपको कोर्ट के पास जमा करवाने पड़ेंगे। ये क्यों डाला था सरफेसी एक्ट में, बिकॉज अपने विजय माल्या जी ने क्या किया, कितना 25,000 करोड़ समथिंग जो भी उनका अमाउंट था बैंक से ड्यू वो लेके वो भाग गए, है ना। तो अभी क्या हुआ, अगर आपका जो भी अपील में डाला, से फॉर एग्जाम्पल सीमा ने केस अपील में डाला कि सर मेरे को नहीं लगता कि मुझे 10 लाख रुपए देने की जरूरत है बैंक को, मैं इस केस को मतलब अपोज करती हूँ, इन्होंने मेरे साथ में नाइंसाफी की, इन्होंने मेरे साथ में गलत किया, है ना, इन्होंने अकॉर्डिंग टू द लॉ के प्रोविजंस मेरे घर की नीलामी नहीं करवाई या जो भी इसके ग्राउंड्स हैं, इसमें इसने अपील बनाई। तो हमारी सरकार ने सोचा अगेन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द क्रेडिटर कि अगर बोरोवर अपील बना रहा है ना तो बोरोवर की ये मंशा हो सकती है कि वो इस केस को डिले करना चाहता है और इस डिले करने के चक्कर में वो अपना जो भी मॉर्गेज एसेट था उसे बेच देगा, उसे गायब कर देगा या फिर खुद भाग जाएगा, तो अल्टीमेटली हमारा क्रेडिटर फिर से अटक जाएगा। तो हमारे इस एक्ट में क्या बोला कि आप अगर अपील करना चाहते हो अगेंस्ट द लेंडर्स डिसीजन, क्रेडिटर्स डिसीजन, तो आपको अपने बोरोड अमाउंट का 75% पहले कोर्ट के पास जमा करवाना पड़ेगा, उसके बाद आप जाके अपील कर सकते हो। तो बोला कि फिर तो आप पूरा हमें गला ही काट दो ना बोरोवर का, क्या जरूरत थी क्या फिर बोरोवर के बेनिफिट में बोलने के लिए भी। बोरोवर की तरफ से ये प्रोटेस्ट आया वर्दिया केमिकल्स का, राइट। सो अभी इसमें बोला कि कोर्ट ने क्या बोला, मैंने आपको यहाँ पे बिल्कुल जो उसके ब्रीफ पॉइंट्स है वो डिस्कस कर रही हूँ डियर। 5 से 7 नंबर के अंदर आपका ये केस स्टडी आ सकता है।
कोर्ट ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला, माना ये जो एक्ट है वो थोड़ा सा हार्श है, मतलब थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है, बट स्ट्रिक्ट तब होता है ना कि जब आप गलती करोगे, अगर आपने कोई डिफॉल्ट ही नहीं किया तो आप पे वो स्ट्रिक्ट प्रोविजंस भी एप्लीकेबल नहीं होंगे, आप टाइम टू टाइम इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करते रहो। हमने यहाँ पे किसी भी फोरम को या कोर्ट को इन्वॉल्व इसलिए नहीं किया है क्योंकि फोरम तो पहले डीआरटी भी था ना, तो बोरोवर क्या करते थे, डीआरटी का गलत यूज करते थे, केस को डीआरटी के पास अटका देते थे, जब भी हियरिंग्स होता था तब प्रेजेंट नहीं होते थे, तो और या भाग जाते थे केसेस को डीआरटी में डलवा कर। तो बोला कि हमने इसी के लिए अपना जो क्रेडिटर है उसको राइट दे दिया स्पीडी रिकवरी के लिए कि सेक्शन 13 में वो अपना सिक्योरिटी इंटरेस्ट को खुद से एनफोर्स कर सकता है। ओके, फिर भी अगर आपको कोई तकलीफ है कि उन्होंने अपना जो सेक्शन 13 को गलत तरीके से यूज किया, हम आपको सेक्शन 17 के अंदर एक राइट दे रहे हैं, फोरम दे रहे हैं, आप उसमें जाकर अपनी अपील कर सकते हैं। ओके, तो मतलब बोरोवर को भी हमने कुछ राइट दिया है और माना हमने कोर्ट ने कि ये हार्श है, ये ड्रेकोनियन है, ये स्ट्रिक्ट है, बिकॉज देश में जिस संख्या में नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ रहे हैं, देश की इकोनॉमी जिस तरह से नीचे गिरती जा रही है, इस तरह का एक्ट आना बहुत जरूरी है। सो फाइनल कंक्लूजन इसका क्या निकला, द एक्ट is a bit harsh but it is not unconstitutional because it was considered fair, because it was important from the point of view of the economy of the country. You can see the cursor here. So जो आपकी क्रक्स थे ना बच्चे, मैंने आपकी क्रक्स को ब्लू कर दिया है। अब आप लोगों को ये केस की सिर्फ कहानी समझना चाहिए, मतलब आपको सिर्फ ये कहानी पता होना चाहिए और ये जो कीवर्ड्स हैं ये कीवर्ड्स आपको याद होना चाहिए, और अगर केस स्टडी आएगा 6 से 7 मार्क्स का तो आप इसे इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, सो अगेन कोई प्रॉब्लम है देन यू हैव माय नंबर, यू कैन कांटेक्ट मी एनी टाइम। अच्छा, आप लोग सब दिसंबर अटेम्प्ट के लिए ही होंगे ना, दिसंबर में ही होंगे आप लोगों के एग्जाम्स भी। Nevertheless, okay, so whenever you have any problems you can contact with me, I have given you my number here. प्रॉब्लम रिलेटेड टू पार्ट बी, अगर आपका पार्ट बी से जो भी आपकी ये जो है ना अपना आईबीसी सरफेसी इनसे रिलेटेड या आने वाले जो एक्ट मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ उनसे रिलेटेड और उनके लिए जो मैंने आपके साथ नोट्स शेयर किए उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एसेट रिकंस्ट्रक्शन का मतलब, बोरोवर का मतलब बहुत इजी वे में दे रखा है बच्चे, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, अदरवाइज बोरोवर की डेफिनेशन आप इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। 2 से 3 मार्क्स के लिए आपके पास बोरोवर का क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन 3 नंबर का आ सकता है। कुछ डेफिनेशंस हैं जो अपनी इंपॉर्टेंट है और ट्रस्ट मी ये सब डेफिनेशंस को मैंने आपके बहुत अच्छे से ब्लू करके अंडरलाइन करके दिया है। पूरी सारी डेफिनेशंस मैं नहीं पढ़ा पाऊंगी बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ टाइम। आप लोग एक बार पढ़ के देखना, डिफॉल्ट में जो जो कीवर्ड्स है ना आप लोगों के लिए मैंने उसे परफेक्टली हाईलाइट कर दिया है। सो आप लोगों को अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होगी तो अपन देखेंगे। फाइनेंशियल एसेट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं आपके लिए मार्क कर रही हूँ आप इसे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मार्क करिए। डिफॉल्ट को मार्क करो एक तो। मैम कैन यू प्लीज रिपीट योर नंबर डियर, यहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हैं बच्चे। अंबिका हैव गिवन माय नंबर हियर एंड इफ यू हैव टू टेलीग्राम मी इफ यू वांट नोट्स, आपको मैं टेलीग्राम पे शेयर कर सकती हूँ। सो ये द नंबर इज गिवन इन हियर, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका या तो नोट डाउन कर लीजिए, इट इज गिवन ऑन। ओके, गॉट माय नंबर अंबिका? ओके, सो फाइनेंशियल एसेट्स मैं आपको समझा चुकी हूँ, फिर भी बहुत इजी लैंग्वेज में नोट्स में लिखा हुआ है। इसके बाद में नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स मतलब, यू आर वेलकम बच्चे, यू आर वेलकम। ओके, सो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का मतलब हो गया अगर आपका जो भी एसेट्स है वो सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल या लॉस एसेट्स में ट्रांसफर्ड हुआ है एज पर द आरबीआई गाइडलाइंस, अगर आपके डिफॉल्ट के 90 दिन तक भी पेमेंट नहीं आता है तो आपका एसेट्स है वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में चला जाता है, राइट। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट आपको सेक्शन 13 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है बिकॉज एसेट्स नॉन परफॉर्मिंग होने के बाद में एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट का राइट आता है। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स भी इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे इसको। ऑब्लिगर एंड ओरिजिनेटर मैं आपको चार्ट में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, है ना। क्वालिफाइड बायर इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे बच्चे, 2 से 3 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर भी। सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, इसको भी मार्क करेंगे 2 से 3 मार्क्स के लिए, ये क्वेश्चन भी आता है। और सिक्योरिटी रिसीट्स भी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ बट इसको भी आप मार्क करेंगे इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर भी आपका 1 से 2 नंबर का या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर सिक्योरिटी रिसीट्स का क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है।
Now I'm taking Ashu's question. Who can open the asset reconstruction company? कोई भी व्यक्ति अगर असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बनाना चाहता है तो सबसे पहले उसे कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड करते हुए एक कंपनी बनाना होगा। मतलब आपको एक नॉर्मल कंपनी बनाना है, ठीक है। आप इस कंपनी का जो मेन ऑब्जेक्ट होगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अनुसार उसका मेन ऑब्जेक्ट होगा asset reconstruction or securitization, or asset reconstruction and securitization both. Okay, so the very first step, for example I take the example here, आशु के नाम से हम डिस्कस करते हैं। आशु और इसके कुछ फ्रेंड्स मिलकर सिक्योरिटाइजेशन का बिजनेस करना चाहते थे। So firstly they will incorporate a company which is registered under Companies Act 2013. Okay, after that the company will apply for registration under section 3 of SARFAESI. मतलब the first step is incorporation of a company. Second step, the company will make an application for registration under section 3 for the ARC. And thirdly, the main object of the company should be reconstruction and securitization business. मतलब वो इसके अलावा कोई और काम नहीं करेगी, मैन्युफैक्चरिंग का, ट्रेडिंग का कोई और काम नहीं करेगी। इस कंपनी का जो मेन फंक्शन होगा वो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द फाइनेंशियल एसेट्स और द सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस, या फिर दोनों काम हो सकते हैं, ठीक है। जनरली दोनों काम भी करती है, जैसे अपनी रिलायंस की है, एडलवीज है, आरसिल है, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इंडिया लिमिटेड। तो ये जनरली रफा एंड सा के दोनों के काम करते हैं, सा एंड रफा बोथ दे डू दैट। ओके, सो इनको एक एप्लीकेशन देनी है, कंपनी इनकॉर्पोरेट किया। कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के बाद में इनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एक एप्लीकेशन देना है कि दैट वी आर इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 एंड वी आर इंटेंडिंग टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ सारफा। सो उसके लिए आप हमें जो रजिस्ट्रेशन है वो प्रदान करें, ठीक है। सो आप एप्लीकेशन दोगे, एप्लीकेशन देने के लिए आपको कुछ शर्तें हैं, वो शर्तें आपको माननी पड़ेंगी। मतलब आपकी अगर ये दो कंडीशंस पूरी होगी तो ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विल ग्रांट यू द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। पहला, आपको अपना बिजनेस करने के लिए सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन चाहिए, वो मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेने के लिए आपका जो पहली शर्त वो है कि आपके जो नेट ओन्ड फंड होंगे वो कम से कम 2 करोड़ रुपए के होंगे। मतलब आपके 2 करोड़ से कम के नेट ओन फंड्स हैं। मतलब आपने जो अपनी कंपनी बनाई थी, आशु और उसके फ्रेंड्स ने मिलकर जो कंपनी बनाई थी, उस कंपनी के नेट ओन फंड्स कितने होने चाहिए? कम से कम 2 करोड़ उसके नेट ओन फंड्स होना चाहिए। फ्यूचर में हो सकता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस अमाउंट को बढ़ा के और ज्यादा कर दी, बट फिलहाल के लिए उसका 2 करोड़ है। ओके, डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, बट हमारे लिए हम लोग इसे 1 मार्क्स के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए मार्क करेंगे। तो उनके 2 करोड़ के क्या होना चाहिए? आपके नेट ओन फंड्स होना चाहिए, ठीक है। नेट ओन फंड्स के बाद में आप अपना जो मेन ऑब्जेक्ट है वो सारफा होना चाहिए। ये 2 शर्तें आपको पूरा करना है और आपको एप्लीकेशन देना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगर सेटिस्फाई हो जाती है कुछ कंडीशंस के बेसिस पर, तो वो आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ग्रांट करेगी। ओके, और आपके ऊपर फॉलोइंग कंडीशंस हैं जो फुलफिल होना चाहिए फॉर द रजिस्ट्रेशन। The asset reconstruction company has not incurred losses in the 3 preceding financial years. Okay, पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर्स में आपका कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए, लॉसेस में आपकी कंपनी नहीं चल रही है। अब बोलोगे मैम 3 साल कैसे? बिकॉज बच्चे एक्ट आया था 2002 में। अगर उससे पहले भी कोई व्यक्ति इस तरह का कोई वसूली का, कोई फैक्टरिंग वगैरह का काम करता था और अभी वो इस एक्ट को अंदर अपने आप को रजिस्ट्रेट करवाना चाहता है, तो उसके पिछले 3 साल के ट्रैक रिकॉर्ड को चेक किया जाएगा। सेकेंडली, आपके पास में एडिक्वेट अरेंजमेंट होना चाहिए फॉर द रियलाइजेशन, बिकॉज यही तो काम है जो आपका चेक करना है। मतलब आपका मेन फंक्शन क्या है? वसूली करना, जो कि बैंक नहीं कर सकती है। तो आरबीआई आपसे पूछेगा कि आपने क्या अरेंजमेंट किया है, आपने क्या अरेंजमेंट किया है, किस तरह से आप है ना अपना रिकवरी का, रियलाइजेशन का प्रोसेस कैरी ऑन करोगे। तो आपको अपना एक पूरा डिटेल प्रोसेस बताना होगा कि दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू make the arrangement for the realization of the financial assets from the borrower for the purpose of SARFAESI, SARFA, not SARFAESI.
आपके पास में आपको एक चीज और अपने आरबीआई को श्योर करना है कि आप अपना पीरियोडिकल जो भी रिटर्न्स है आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, आपके जो भी रिडीम करना है, आपको जो भी सिक्योरिटी रिसीट्स अगर आपने लिया है क्वालिफाइड बायर्स एंड अदर लोगों से, आप केपेबल इनफ हो उनको रिडीम करने में। यानी कि अगर फ्यूचर में कभी आपने ये गलतियां किया तो हम आपका क्या कर लेंगे, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी कर सकते हैं। तो थर्ड कंडीशन अपनी, आपके डायरेक्टर्स के पास में प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए इन दिस फील्ड। मतलब फाइनेंशियल सिस्टम के आपके सिक्योरिटाइजेशन रिलेटेड मैटर्स, फाइनेंशियल रिलेटेड मैटर्स में आपके जो डायरेक्टर्स हैं वो एजुकेटेड एंड प्रोफेशनली नॉलेजेबल होना चाहिए। फोर्थ कंडीशन, आपके किसी भी डायरेक्टर को सजा नहीं हुई होनी चाहिए मॉरल टर्पिट्यूड, मतलब रिश्वत लेना, ब्राइबरी करना या फिर किसी भी तरह से पैसों की फेरबदल करना, कोई भी अनैतिक काम की वजह से उसको कोई कन्विक्शन नहीं हुआ होना चाहिए। आपका जो भी स्पॉन्सर्ड है एआरसी का वो फिट एंड अ प्रॉपर पर्सन होना चाहिए। फिट एंड प्रॉपर पर्सन, फाइनेंशियली फिट, आपका रेपुटेशन वाइज फिट, एक्सपीरियंस वाइज फिट, इन सब पॉइंट ऑफ व्यू से आरबीआई चेक करेगा कि आशु एंड इसके फ्रेंड्स जो भी स्पॉन्सर जिन्होंने भी मिलकर कंपनी बनाई थी, दैट इज अ फिट एंड अ प्रॉपर person or not. The reconstruction company has complied with or is in a position to comply with the prudential, जो आरबीआई की prudential norms आरबीआई ने बना रखे हैं, आप उसको फुलफिल करने में सक्षम होना चाहिए। और इसके अलावा भी अगर एआरसी पे कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन आरबीआई ने लगाई है तो वो आप पूरा करेंगे। ओके, तो अपनी ये सारी जो भी शर्तें हैं, अगर आपने इन कंडीशन को पूरा किया, आपके नेट ओन फंड्स कम से कम 2 करोड़ के हैं, है ना, तो उसके बाद आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ग्रांट किया जाएगा आरबीआई के द्वारा। बट हाँ, आरबीआई में ग्रांट, मतलब आरबीआई पे कोई कंपल्सरी नहीं है कि आपने इस कंडीशन पूरा नहीं किया या फिर आपने एप्लीकेशन दी इसी वजह से आपको रजिस्ट्रेशन देना कंपल्सरी होगा। आरबीआई पूरी तरह से चेक करेगा कि अगर आपने इन सभी कंडीशंस को फुलफिल किया है तो आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा, अदरवाइज आरबीआई आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी कर सकता है। ओके, मतलब आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट भी कर सकता है, और अगर फ्यूचर में आपने इन कंडीशन को कंप्लाई विथ नहीं रखा तो आपकी सर्टिफिकेट को कैंसिल या सस्पेंड भी किया जा सकता है। सो डियर, ये कैंसिलेशन के पॉइंट्स इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशंस है। बिजनेस बंद कर दिया है ना आपने, अगर सिक्योरिटी रिसीट्स में कोई इन्वेस्टर ही नहीं मिला आपका, तो आप अपना मनी का कैसे करोगे, चैनलाइज कैसे करोगे, क्योंकि मनी कैसे चैनलाइज होती है, सिक्योरिटी रिसीट से आती है, आगे फंडिंग में जाती है बैंक के पास में। तो ये कुछ ग्राउंड्स हैं, आप लोग इसे देखना, अगर प्रॉब्लम होगी तो अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। कैंसिलेशन में वैसे जनरली क्वेश्चन बहुत रेयर बनता है। आई वॉज थिंकिंग कि जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस है मैं वो आपके वो पहले डिस्कस कर लेती हूँ। एक्विजिशन ऑफ राइट्स और इंटरेस्ट इन द फाइनेंशियल एसेट, सेक्शन 5। ओके, भले ही किसी भी अन्य लॉ में, किसी भी अग्रीमेंट में कुछ भी लिखा हो, ओके, any ARC may acquire financial assets of bank or financial institutions by issuing debentures or bond or any other security in the nature of debentures or consideration agreed upon between the company and the banks। मतलब इसने बोला कि भले किसी भी कानून में कुछ भी लिखा हो, किसी भी अग्रीमेंट में कुछ भी लिखा हो, सरफेसी एक्ट असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को एक राइट देती है कि वो बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के जो डेट पड़े हुए या फिर जो भी फाइनेंशियल एसेट्स हैं उनको एक्वायर कर सकती है। ठीक है, एक्वायर करेगी तो परचेज कंसिडरेशन देना होगा। परचेज कंसिडरेशन कैसे दिया जाएगा, एज पर द कंसिडरेशन एज अग्रीड बिटवीन बोथ द पार्टीज। मतलब 50 करोड़ का था, उन्होंने 49.7 करोड़ पे, 49.8 करोड़ पे अपना डील फाइनलाइज किया, तो इस वजह से आप परचेज कंसिडरेशन कैश में दे सकते हो, या फिर आपको एआरसी परचेज कंसिडरेशन की जगह पे डिबेंचर्स भी इशू कर सकती है ना। तो कुछ भी आप, आपके बीच में जो भी म्यूचुअली डिसाइड होगा वो परचेज कंसिडरेशन आप तय करोगे, और एआरसी कैन एक्वायर द फाइनेंशियल एसेट्स ऑफ द बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ओके, और जो भी आपका एक एग्रीमेंट होगा, जिस एग्रीमेंट में एंटर होने के बाद में बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको बेच देगा अपना फाइनेंशियल एसेट्स, एंड द रिकंस्ट्रक्शन कंपनी दैट इज हाउ एक्वायर्ड द फाइनेंशियल एसेट्स फ्रॉम द बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सो सेक्शन 5 इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट स्टिल हमने देख लिया। नेक्स्ट सेक्शन 9 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे आप मार्क करेंगे 4 से 5 मार्क्स के डायरेक्ट क्वेश्चंस के लिए।
मेजर्स फॉर एसेट रिकंस्ट्रक्शन, मतलब अगेन अन्य किसी एक्ट में कुछ भी लिखा है, मतलब आपको इस लाइन से बार बार देखने में क्या समझ आता है, अन्य किसी एक्ट में कुछ भी लिखा है मतलब सरफेसी हैज एन ओवरराइडिंग इफेक्ट ओवर ऑल अदर प्रीवियस एक्ट। प्लीज राइट डाउन इन योर नोटबुक्स। सेक्शन 9 पे लिखेंगे विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजन कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ, मतलब हम उन सेक्शंस को हम नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हम उनको कुछ हानि नहीं पहुंचाएंगे, बट फिर भी हमारा जो सेक्शन 9 है ना वो एक प्रिवेलिंग इफेक्ट रखेगा इन द फाइनेंशियल सिस्टम। तो अभी सेक्शन 9 में क्या बोला, एन असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ असेट रिकंस्ट्रक्शन प्रोवाइड फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग तरीके, मतलब असेट रिकंस्ट्रक्शन के लिए आप नीचे लिखे हुए कुछ तरीके को यूज कर सकते हैं। अभी क्या हुआ, अपने आशु ने अपनी अंबिका ने बैंक से लोन लिया था, ठीक है, बैंक ने अपना जो भी फाइनेंशियल एसेट्स था वो असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इंडिया लिमिटेड आरसेल को ट्रांसफर कर दिया, मतलब बैंक का डेट एसेट इज नाउ कन्वर्टेड इनटू द मार्केटेबल एसेट्स, मींस रफा हो गया, आरएफए रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द फाइनेंशियल एसेट्स हो गया। अभी क्या हुआ, अभी आपका जो भी आशु था, अंबिका थी, चेतन था, इन्होंने अपना पैसा नहीं दिया रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को। तो अभी रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के पास में कौन कौन से हथियार, कौन कौन से मेजर्स, कौन कौन से तरीके अवेलेबल है फॉर द पर्पस ऑफ द एसेट रिकंस्ट्रक्शन, की किस तरह से वो कर सकते हैं अपने एसेट रिकंस्ट्रक्शन के लिए, है ना। तो वो क्या करेंगे, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस ऑफ द बोरोअर, मतलब अगर डिफॉल्ट होता है, पैसा नहीं आता, तो उसके बिजनेस को एआरसी टेक ओवर कर लेगा, और टेक ओवर करने के बाद में वो करेगा, ठीक है, हम आपके ऊपर अपना जैसे अगर वो कंपनी है तो डायरेक्टर अपॉइंट कर देंगे, अगर वो पार्टनरशिप फर्म है तो कोई एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर देंगे, कि अब आपका जो बिजनेस है बोरोअर का वो रिकंस्ट्रक्शन कंपनी चलाएगा जब तक हम अपना रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का पैसा बोरोअर से वसूल नहीं लेते हैं। नेक्स्ट है द सेल और लीज, आपका मतलब अगर आपका बिजनेस में कुछ प्रोस्पेक्ट्स नहीं दिख रहा कि इस बिजनेस में टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है, तो रिकंस्ट्रक्शन कंपनी आपके बिजनेस को बेच सकता है, या फिर पार्ट ऑफ द बिजनेस को बेच सकता है, या फिर किसी और व्यक्ति को लीज आउट कर देगा, मतलब हम अपनी तरफ से एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट नहीं कर रहे, हमने तो आपका बिजनेस किसी और को लीज कर दिया, अभी वो व्यक्ति हमें जो भी बनता है मंथली इंस्टॉलमेंट्स लीज रेंट के तौर पर देता रहेगा, और हमारा पैसा जो अटका हुआ था बोरोअर का वो हम लोग लीज रेंट के द्वारा रिकवर करते रहेंगे। और अगर आपको लीज भी नहीं करना किसी को, तो आप अपना पूरा का पूरा बोरोअर का बिजनेस किसी अन्य व्यक्ति को बेच दीजिए, और बेचकर जो भी पैसा रिकवर होगा वो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी यूज कर सकती है फॉर द अमाउंट रिकवरी। रीशेड्यूलिंग ऑफ द पेमेंट, ये थोड़ा सा लिबरल हो गया एआरसी बोरोअर के साथ में, उसने एक शेड्यूल बना दिया कि ठीक है आप 1 करोड़ रुपए का एक साथ पेमेंट नहीं कर सकते, तो हम आपको 5 इंस्टॉलमेंट्स बना देते हैं 20-20 लाख रुपए की, आप इस तरह से अपना पेमेंट रिकवर कर सकते हैं, ठीक है, मतलब एआरसी 20-20 लाख रुपए की इंस्टॉलमेंट आपको रिशेड्यूल कर कर दे देगी। जस्ट एआरसी का एक ऑब्जेक्टिव है यार, हमारा पैसा आ जाना चाहिए, पैसा नहीं डूबना चाहिए, ओके। एंड लास्टली एनफोर्समेंट ऑफ द सिक्योरिटी इंटरेस्ट, सेक्शन 30, जो भी अपन आज की क्लास में पढ़ेंगे, आपके एसेट के ऊपर अपना कब्जा कर लेगी सेक्शन 13 के प्रोविजंस को फॉलो करते हुए, ओके, जो कि मैंने कहा था ड्रेकोनियन है, इट इज फेवरिंग द क्रेडिटर्स, ओके। नाउ सेटलमेंट ऑफ ड्यूज पेबल बाय द बोरोअर्स, मतलब किसी और तरीके से, ठीक है, इनका 20% 30% पैसा बचा हुआ था वो नहीं आ रहा, तो लेट्स सेटल द लोन, है ना, हमने आपको वेवर दे दिया, हेयर कट दे दिया 10% का, अभी जो रिमेनिंग पैसा बचता है वो आप दे दो और हम आपको 10-15% का हेयर कट दे देंगे। कई बार आपका जो पीनलाइज इंटरेस्ट होता है वो माफ कर दिया जाता है एआरसी के द्वारा, कि ठीक है आप तो जो प्रिंसिपल अमाउंट बनता है वो दे दो, जो पेनल्टी का इंटरेस्ट लगा था वो हम आपका माफ कर देंगे, तो समहाउ आपका जो अमाउंट है वो हम लोग सेटल करेंगे। टेकिंग द पोजेशन ऑफ द सिक्योर्ड एसेट, जो भी अपन आने वाले सेक्शंस के अंदर पढ़ने वाले हैं, एंड कन्वर्जन ऑफ द पोर्शन ऑफ डेट इनटू द शेयर्स ऑफ द बोरोअर कंपनी, ये आपके पास हर समय अवेलेबल है, इसे कहते हैं डेट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम, मतलब आप यहाँ पे आशु को 1 करोड़ रुपए देना था आरसेल को, ठीक है, तो आरसेल ने उसे ऑप्शन दिया कि ठीक है तुम अगर अपना बिजनेस भी नहीं बेच रहे, हम तुम पे कोई एडमिनिस्ट्रेटर भी अपॉइंट नहीं कर रहे, ऐसा करो
तुम इस 20 लाख 1 करोड़ के लोन के बदले में अपनी कंपनी का इक्विटी हमें दे दो, मतलब इस डेट को आप कन्वर्ट कर दो इक्विटी में, सो दैट आरसेल विल बिकम द ओनर ऑफ योर कंपनी फॉर दैट पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ इक्विटी शेयर्स जो हमें डेट के तौर पर कन्वर्जन में मिलेगा। तो ये ऑप्शन आपके पास हमेशा अवेलेबल है। आप असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बोल सकती है कि आप अपना जो भी लोन नहीं दे पा रहे हो तो आप उसको इक्विटी के अंदर कन्वर्ट कर दो। ओके, सो ये सेक्शन 9 इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, आप अपने स्कैनर में भी देख सकते हैं। मेजर्स फॉर असेट रिकंस्ट्रक्शन अवेलेबल विद दी असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, 5 नंबर तक का क्वेश्चन यूजुअली इट इज आस्क्ड। नेक्स्ट है अदर फंक्शन ऑफ द एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। इस बच्चे इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन है, आपको मैंने हाईलाइट करके दे दिया है। रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट में आप लोग इस पे एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन मार्क करेंगे। कंसिलेटर और आर्बिट्रेशन अंडर आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट 1996, इसके ऊपर यही होगा कि जब भी डिस्प्यूट होगा आपका, ठीक है, आपके बैंक के बीच में, एआरसी के बीच में, क्वालिफाइड बायर्स के बीच में या फिर एआरसी के बीच में, that is subject to be settled by the arbitration and conciliators in India according to the Arbitration and Conciliation Act 1996. तो kindly mark it important for 1 marks question. अभी अपना आता है ड्रैकोनियन, यानी कि सबसे बड़ा तबाही वाला सेक्शन, दैट इज सेक्शन 13. So I give you 10 seconds before jumping to section 13. If you have any questions, any doubts so far, so I give you 10 seconds, आप वो पूछ लीजिए, otherwise I will start this section. ये अपना सबसे important and it will take around 15 to 20 minutes to finish this section alone, है ना? So if you have any doubts बच्चे, then you can ask me. सबको समझ आया? कोई डाउट नहीं है किसी को? कोई क्वेश्चंस नहीं है? ओके, क्लियर है। थैंक यू सो मच मेघा, थैंक यू सो मच। ओके, सो अभी अपन आते हैं अपने ड्रैकोनियन सेक्शन, सेक्शन 13 में। तो सेक्शन 13 में आपको पूरा डिटेल से पढ़ाऊंगी बच्चे, बिकॉज ये सबसे टफ, सबसे सबसे है। भले ही मुझे 5 मिनट एक्स्ट्रा अपन लोग पढ़ लेंगे, पर सेक्शन 13 हम आज की क्लास में पूरा करेंगे। इसके बाद एक सेक्शन और है जो इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 17। तो ये 2 सेक्शन में आपके कवर करवाऊंगी, बाकी फिर भी आप अब चाहे तो इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन खुद से कर सकते हैं। सो सेक्शन 13 समझने से पहले कहानी सुनते हैं। कहानी क्या हुई? अपने पास में मेघा इज द बोरोवर, ओके, और आपका जो क्या कहते हैं, मेघा थी, मेघा ने कोई डिफॉल्ट किया, मतलब इसका जो भी एसेट्स था वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गया, मतलब इसका पैसा जो था वो इसके जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी थी या फिर सिक्योर क्रेडिटर, अगर बैंक थी तो बैंक या जो भी सिक्योर क्रेडिटर था इसके पास में इसका पैसा नहीं पहुंचा। शी हैज कमिटेड अ डिफॉल्ट and because of that default her account has been classified as a non performing asset. okay, तो अभी इसका अकाउंट एनपीए बनने के बाद क्या किया जाएगा? इसका जो सिक्योर्ड क्रेडिटर है वो सिक्योर क्रेडिटर इसके ऊपर नोटिस सर्व करेगा। ओके, नोटिस सर्व होगा कितने डेज का? जैसे ये अपना बोरोवर हुआ, बोरोवर ने डिफॉल्ट किया, डिफॉल्ट की वजह से इसका जो भी लोन अकाउंट था वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के तौर पर क्लासिफाई हुआ। अभी इसके 60 डेज का नोटिस, मतलब आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्लासिफाई होने पर आपका जो सिक्योर्ड क्रेडिटर है वो एक रिटर्न नोटिस बोरोवर के ऊपर सर्व करेगा। रिटर्न नोटिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ओरली बोला हुआ इस एक्ट के अंदर काउंट नहीं किया जाएगा। ओके, सो नॉन परफॉर्मिंग एसेट बनने पर सिक्योर क्रेडिटर आपके बोरोवर के ऊपर 60 दिन का नोटिस बोलेगा, और 60 दिन के नोटिस में बोलेगा कि मिस मेघा, आपका जितना भी अमाउंट ऑफ द लोन यानी इंस्टॉलमेंट्स प्लस इंटरेस्ट प्लस पेनल्टी, जितना भी अमाउंट हमारे तरफ ड्यू बनता है आप उसे 60 दिन के अंदर अंदर चुका दीजिए। ओके, अभी इसके बोलने मात्र से तो अभी ऑब्वियस है मेघा के पास अगर पैसा होता तो ऑब्वियस से वो पहले ही दे दी, वो डिफॉल्ट करती ही नहीं। तो मेघा को एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, यानी कि इस एक्ट ने क्या बोला, भाई हमने क्रेडिटर का जो इंटरेस्ट है वो भी ध्यान में रखा है और हमने डेटर का इंटरेस्ट भी ध्यान में रखा है। तो जैसे ही मेघा के पास में ये 60 डेज का नोटिस सर्व होगा, मेघा अपनी रिप्रेजेंटेशन बनाएगी। ठीक है,
मेघा अपनी रिप्रेजेंटेशन बनाएगी, क्रेडिटर को एक चिट्ठी लिखेगी, एक रिप्लाई लिखेगी, रेस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड मैनेजर, जिसकी तरफ से भी आपका आया था, HDFC बैंक जयपुर ब्रांच, ऐसा करके उसने अपना एक रिप्लाई लिखा। आई अग्री दैट आई हैव कमिटेड अ डिफॉल्ट, बट मेरी डिफॉल्ट बहुत ही जेन्यून था। मेरी फैक्ट्री में पिछले मंथ आग लग गया, जिसकी वजह से वी आर सफरिंग विद द एबनॉर्मल लॉसेस। ओके, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, देयर कैन बी प्लेथरा ऑफ रीजन जो बोरोवर्स दे सकते हैं। सो मैंने आपका एक एबनॉर्मल लॉस ड्यू टू फायर का एक एग्जांपल लिया। इसकी वजह से आई वॉज नॉट एबल टू पे ऑफ द लोन अमाउंट एज एंड वेन इट फेल ड्यू। आप मेरा पुराना जो भी ट्रैक रिकॉर्ड है वो आप एक बार कंसिडर कर सकते हैं, आप उसे चेक कर सकते हैं। यू विल फाइंड दैट आई वॉज वेरी पर्टिकुलर एंड डिलीजेंट इन द पेमेंट ऑफ द लोन अमाउंट। अभी तक पास्ट में आप मेरा ट्रैक रिकॉर्ड चेक करेंगे एंड यू विल फाइंड दैट मैंने अभी तक का जो भी लोन वगैरह था, इंस्टॉलमेंट्स था, हमने कभी इसमें कोई गलती नहीं किया। ओके, सो ये किसकी तरफ से एक रिप्रेजेंटेशन आएगा, रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द बोरोवर साइड, ये आपका आ जाना चाहिए इन्हीं दौरान के अंदर। ठीक है, अभी हम डिटेल में बाद में बात करेंगे, यहाँ पे सिर्फ एक कहानी समझते हैं। अभी मुद्दा ये है कि आपकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्रेडिटर को समझ आई कि नहीं आई। क्रेडिटर को लगा कि आपने जेन्यूनली, मतलब आपसे जेन्यूनली मिस्टेक हुआ है, मतलब आप मीन्स रिया नहीं है, कोई इंटेंशनल मिस्टेक नहीं है, आपका इंटेंशन किसी भी तरह से बैंक को परेशान करना या धोखा देना नहीं था। आप एक बहुत ऑनेस्ट बोरोवर थे, आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा था, आपसे एक बहुत जेन्यून मिस्टेक हुआ है यहाँ पर, जिसकी वजह से आपने एक अच्छा रीजन दिया। ओके, तो यानी कि आपकी इस रिक्वेस्ट को, इस रिप्रेजेंटेशन को एक्सेप्ट किया जाए या इसको रिजेक्ट किया जाए, अगेन दिस इज इन द हैंड्स ऑफ द सिक्योर क्रेडिटर। मतलब कोर्ट के पास तो मुद्दा जाएगा ही नहीं, यहाँ पे क्रेडिटर ही डिसाइड करेगा ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स, इंसानियत के ग्राउंड्स पे, इकोनॉमिकल सिचुएशंस को कंसीडर करते हुए, आपके जो भी रीजन आपने दिए थे उनको कंसीडर करते हुए, कि आपकी रिप्रेजेंटेशन को रिक्वेस्ट करके हम आपको थोड़ी और मोहलत दें रीपेमेंट ऑफ द अमाउंट की, या फिर आपकी रिप्रेजेंटेशन को रिजेक्ट कर दें। ओके, bank was very particular in its business. Bank was my means very diligent, bank was very strict, bank outrightly rejected the application कि बहाने मत मारो, हम लोग को, बैंक को अपने पैसे से मतलब है, आपके फैक्ट्री में आग लगी या फिर आपके घर में आग लगी, वी आर नॉट कंसर्न अबाउट दिस, आपको ये पैसा देना था, आपने नहीं दिया, इसके लिए आपका सिक्योरिटी इंटरेस्ट का एनफोर्समेंट अब होगा ही होगा। देन मेगा वॉज हताश, हरेस्ड, मेंटली परेशान कि यार ये तो गलत बात है। मैंने इतना जेन्यून रीजन दिया कि इस रीजन की वजह से आई वॉज नॉट एबल टू पे ऑफ द डेट, एंड बैंक तो बहुत ही जल्लाद बन रहा है, बहुत ही ड्रेकोनियन हो रहा है, बैंक तो गलत कर रहा है मेरे साथ में, तो बिल्कुल गलत है, मैं कोर्ट के पास जाऊंगी। तो इस एक्ट ने बोला, सॉरी मिस मेघा, यू कैन नॉट अप्रोच द कोर्ट। मतलब सेक्शन 13, व्हाई इट इज कॉल्ड ड्रैकोनियन, बिकॉज यहाँ पर आपके पास में सेक्शन 13 के अगेंस्ट, एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट के अगेंस्ट में, बैंक के अगेंस्ट में, सिक्योर क्रेडिटर के अगेंस्ट में कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का कोई राइट नहीं है। आपको लगता है कि मैं बेसहारा हूं, मैं अग्रेव्ड हूं, मैं सफर कर रहा हूं, अब मेरे साथ में गलत हुआ, मेरे साथ नाइंसाफी हुई है ना, बैंक गलत है, बैंक स्ट्रिक्ट हो रही है, बैंक फालतू में मेरे साथ में गलत काम कर रही है, बट बैंक का डिसीजन विल बी सर्वोपरि। ओके, अगर बैंक को आपकी रिप्रेजेंटेशन नहीं समझ आई तो बैंक उसे मना करेगा, और मना करने का क्या होगा, फ्रॉम 61st डे ऑनवर्ड्स बैंक अपना एनफोर्समेंट प्रोसेस शुरू कर देगा। एनफोर्समेंट प्रोसेस आपका सेक्शन 13 सबसेक्शन 4 के अंदर गिवन है। वही बैंक आपके बिजनेस को मैनेजमेंट टेक ओवर कर सकता है, बैंक आपके जो भी एसेट थे, सिक्योर्ड एसेट, उसको बेच सकता है, लीज कर सकता है, बैंक आपके ऊपर कोई एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर सकता है ना, तो बैंक आपके साथ में कुछ भी कर सकता है। मतलब अगर आपको लगता है आपके साथ नाइंसाफी हुई तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। दैट इज वाई this act was challenged by many of the borrower class, okay, and that was to some extent it was tenable also, but 2002 से लेकर 2016 तक this is how it is, यही था जो था,
यानी कि बैंक वॉज सर्वोपरि, सिक्योर क्रेडिटर वॉज सर्वोपरि। तो इसके लिए बच्चे जब अपना आईबीसी आया तो हमने क्या किया, हमने आईबीसी के अंदर अपना सेक्शन 7 के अंदर फाइनेंशियल क्रेडिटर को, सेक्शन 9 के अंदर आपके ऑपरेशन क्रेडिटर को राइट दिया कि बोरोवर ने अगर डिफॉल्ट किया है तो आप उसके अगेंस्ट में इंसॉल्वेंसी प्रोसेस, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी प्रोसेस इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, इनिशिएट होने के नेक्स्ट डे उसके सामान की कुर्की नहीं होगी। हमने देखा था ना 180 दिन, 180 दिन उसको दिया जाएगा कि अगर वो अपनी गलती को सही करे, अपनी इंसॉल्वेंसी से बाहर निकले, जो भी अगर कोई और व्यक्ति उससे आकर मदद करेगा उसको, और वो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट आकर उसको फंडिंग दे दे, पैसा दे दे बोरोवर को, एंड दैट इज हाउ बोरोवर कैन कम आउट ऑफ द इंसॉल्वेंसी प्रोसेस। तो ये जो आपका सेक्शन 13 था ना, इसका तोड़ आईबीसी ने डाला बाय इंसर्टिंग कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, कि हम आउटराइटली आपकी डिफॉल्ट होते ही, आपकी इंसॉल्वेंसी होते ही हम आपको बैंकरप्ट या लिक्विडेट नहीं करेंगे, रेदर हम आपको टाइम देंगे, हम आपको 180 दिन का टाइम देंगे टू कम आउट ऑफ दैट इंसॉल्वेंसी, है ना। सो अगर आपकी इंडिविजुअल है तो उसका बैंकरप्ट होता है, और अगर आपकी कंपनी है तो उसका लिक्विडेशन होता है। सो ये वाला तोड़ अपना आईबीसी के अंदर आया था सेक्शन 7 सेक्शन 9 के अंदर, बट अपने सरफेसी के अंदर ऐसा कोई तोड़ नहीं था। अभी सेक्शन 13 के अंदर 61 डेज का टाइम पीरियड दिया जाएगा, और आपका जो भी सिक्योरिटी इंटरेस्ट है उसे एनफोर्स किया जाएगा एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 13 सबसेक्शन 4। सो ये थी अपना सार, ये थी अपनी समरी, ये थी अपनी छोटी सी कहानी सेक्शन 13 की। हम लोग इसे अब इसे थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं। सो बच्चे पॉइंट नंबर 2 मैंने आपके साथ में डिस्कस कर दिया है। As and when the debt is classified by the secured creditor as a non-performing assets, okay, that the secured creditor may require the borrower by notice in writing to discharge in full his liabilities, मतलब discharge in full, again a very very draconian act। डिस्चार्ज इन फुल का मतलब, अगर क्रेडिटर बोलता है, डेटर बोलता है सर मैं 80% पैसा दे देता हूँ, 80 लाख दे देता हूँ, 20 लाख के लिए 1 महीना दे दीजिए, तो भी आपको हम एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट कर सकते हैं, है ना। मतलब आपको पूरा का पूरा पैसा दे रहा है, 1 रुपया भी आप अपने पास पेंडिंग नहीं रख सकते। ओके, लेट मी टेक आशु's क्वेश्चन। मैम, कैन बैंक और फाइनेंशियल कंपनी डू दिस विथ इंडिविजुअल स्मॉल बोरोर ऑल्सो लाइक होम लोन? यस यस, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है आपका। इसके अंदर आपके एनी बोरोवर, मतलब बोरोवर कोई भी हो सकता है जिसने भी लोन लिया था, दैट पर्सन इज द बोरोवर। किसी के साथ में भी ये स्टेप्स वो कर सकता था, ठीक है। सो इसने क्या बोला, बस इसमें अमाउंट था आई गेस 1 लाख रुपीज तक का आपका अमाउंट होना चाहिए डीआरटी के पास केस जाने के लिए, बट यहाँ पे तो इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था, ये तो बहुत ही ड्रेकोनियन एक्ट था, है ना। सो इसमें क्या बोला, बोरोवर्स ने डिफॉल्ट किया, कोई भी बोरोवर हो, अभी आपका वो कॉर्पोरेट हो नॉन कॉर्पोरेट हो, हम आपको 60 डेज का नोटिस देंगे, इन राइटिंग जाएगा टू डिस्चार्ज इन फुल, मतलब आप पार्ट पेमेंट भी कर रहे हो तो भी हम आपका एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट करेंगे, आपको कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। 60 डेज का टाइम दिया जा रहा है कि अगर आपने 60 डेज के अंदर, जिस दिन नोटिस की तारीख है उसके 60 डेज में आप फेल हो गए, आपने पैसा नहीं दिया, तो हम एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट करेंगे बाय applying the provisions given under section 13 subsection 4। okay, अब इसमें प्रोवाइजो में दे रखा है कि आपको, जैसे अगर बैंक ने आपको आपके डिबेंचर में इन्वेस्ट किया था, मतलब सिक्योर क्रेडिटर आपके कौन है, डिबेंचर्स है, सिक्योर डिबेंचर होल्डर्स हैं, तो सिक्योर डिबेंचर होल्डर्स 90 दिन तक इंतजार करेंगे, मतलब जिस दिन डिफॉल्ट हुआ था ना उसके 90 दिन बाद आपको नोटिस भेजेंगे। और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स तो आपका वही जो आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, तो प्रोवाइजो ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आपकी बुक में था तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। नोटिस में अब आपकी जिम्मेदारी एज अ क्रेडिटर क्या बनी, आपको हर एक सूक्ष्म, हर एक माइन्यूट डिटेल अपने बोरोवर को बताना है, कितना पैसा देना है, प्लस इंटरेस्ट प्लस पेनल्टी, सब कुछ कितने समय में देना है, और अगर पैसा नहीं दिया तो आपके साथ में क्या होगा, इन द इवेंट ऑफ नॉन पेमेंट आपके साथ क्या ट्रीटमेंट होगा। तो ये सारी की सारी बातें आपको उस नोटिस के अंदर बतानी है, यानी कि अगर आपका नोटिस सही नहीं दिया आपने तो ये आपके क्रेडिटर की गलती है, मतलब क्रेडिटर का नोटिस फुली
डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए। ओके, ये वाला पॉइंट मैंने बता दिया। सिक्योर क्रेडिट आपका नोटिस मिलने पर बोरोवर एक रिप्रेजेंटेशन बनाकर देगा, और अगर सिक्योर क्रेडिटर को लगता है कि रिप्रेजेंटेशन और ऑब्जेक्शन इज नॉट एक्सेप्टेबल, मतलब हमें लगता है आप फर्जी बातें बना रहे हो, तो वो 15 डेज के अंदर अंदर, मतलब जिस भी दिन आपके बोरोवर ने वो रिप्रेजेंटेशन बनाया था, वो जवाब दे देगा हाँ या ना का, कि नहीं हम एक्सेप्ट नहीं करते, आपकी जो भी एप्लीकेशन है उसे रिजेक्ट किया जाता है। आपका 13 सबसेक्शन 4 एनफोर्समेंट होगा अगर आपने 60 डेज में पैसा नहीं दिया तो। ओके, अब ये वाला पॉइंट मैंने आपसे डिस्कस किया था कि द डिसीजन, अपनी बुक में लिख लीजिए, द डिसीजन ऑफ द सिक्योर क्रेडिटर शैल बी फाइनल एंड विल नॉट बी अपीलेबल इन एनी कोर्ट। प्लीज राइट डाउन इट हियर। The decision of the secure creditor will be final and it will not be appealable under any court. Please write down this. That is, ये बहुत important case study है dear. That's why I'm dictating this line. The decision of the secure creditor shall be final, whether it is accepting or rejecting the application, and it is not appealable under any court. मतलब सेक्शन 17 आपके बोरोवर को अपील का राइट देता है, बट नॉट फॉर दिस एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन। मतलब अगर आपको लगता है आपके साथ में अत्याचार हुआ, नाइंसाफी हुआ, आपके साथ कुछ भी हुआ, आप इसके अगेंस्ट में अपील नहीं कर सकते। सेक्शन 17 अपील का देता है, वो अपन बाद में पढ़ेंगे कि किन ग्राउंड्स के ऊपर आपके पास बोरोवर के पास में अपील करने का राइट आएगा, बट नॉट फॉर सेक्शन 3, sorry, it's for section 13 subsection 3, it is not appealable. Okay, 13 subsection 4 मैंने यहाँ पे आपको नोट डाल के दिया है, इंपॉर्टेंट, बिकॉज इस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आता है। एनफोर्समेंट ऑफ द सिक्योरिटी इंटरेस्ट कैसे हो सकता है। ओके, आपकी एसेट, सिक्योर्ड एसेट्स का पोजेशन ले लिया जाएगा, बोरोवर का जो भी सिक्योर्ड एसेट्स है उसकी नीलामी वगैरह करने के लिए, बेचने के लिए, पैसा वसूलने के लिए, है ना। अगर आपका कोई कंपनी या फिर पार्टनरशिप या सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के तौर पर बोरोवर का चलता था, तो उसके मैनेजमेंट को टेक ओवर कर लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में प्रोवाइडेड द राइट ऑफ द ट्रांसफर बाय, और उसको टेक ओवर करने के बाद आप बेच सकते हो, लीज कर सकते हो, असाइन कर सकते हो किसी और व्यक्ति को। बट इसने बोला कि आपके पास में लीज करने का, साइन करने का, सेल करने का राइट सिर्फ तभी होगा वेयर द सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द बोरोवर इज हेल्ड एज अ सिक्योरिटी फॉर द डेट। सब्सटेंशियल पार्ट आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास में उस बिजनेस का 5 या 10% भाग ही गिरवी रखा हुआ है तो पूरे बिजनेस को, बट ऑब्वियस है, नीलाम नहीं कर सकते। आपके पास उस बिजनेस का एक सब्सटेंशियल पार्ट गिरवी रखा होगा तो ही आप उस बिजनेस को गिरवी रख सॉरी, किसी और व्यक्ति को सेल कर सकते हो, लीज कर सकते हो। ओके, या फिर आपके ऊपर एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट हो जाएगा टू मैनेज द बिजनेस ऑफ द सिक्योर्ड एसेट्स। ओके, एंड लास्टली, अगर किसी और व्यक्ति का, मतलब अगर एनी पर्सन हु हैज एक्वायर्ड एनी ऑफ द सिक्योर्ड एसेट्स फ्रॉम द बोरोवर, मतलब हमारे बोरोवर ने थोड़ी सी यहाँ पे चालबाजी लगाई और बोरोवर ने क्या किया, से फॉर एग्जांपल अगर ये वाला जो प्रॉपर्टी था इट वाज गिरवी विद द सिक्योर्ड क्रेडिटर, तो उसने वो उसे आशु को बेच दिया, है ना। तो अब इसमें बोला अब बैंक क्या करेगा, क्योंकि सिक्योर्ड एसेट इज नो मोर अवेलेबल विद द बोरोवर। तो क्या होगा, द बैंक विल एट एनी टाइम एक नोटिस देगा, किसको, उस व्यक्ति को जिसने आशु से वो सिक्योर्ड एसेट्स परचेज किया था। सो फॉर एग्जाम्पल मेघा ने एक्वायर किया था वो सिक्योर्ड एसेट फ्रॉम दी borrower or Ashu. So the bank or the secured creditor will serve a notice on Megha, the person who has acquired the secured assets from the borrower. Borrower अपने केस में आशु था, and from whom any money is okay to pay the secured creditor so much of the money as is sufficient to pay the secured debt. मतलब तो फिर ये उसे बोल देगा अभी आपके पास आ गया है, मतलब मेघा ने बोरोवर से वो जो भी गिरवी रखा हुआ प्रॉपर्टी था, जैसे अपने ये वाला एग्जांपल लिया, तो ये एग्जांपल आशु ने क्या किया था, ये वाला प्रॉपर्टी किसको ट्रांसफर कर दिया, मेघा को, और मेघा से 2 करोड़ रुपए लेके ये भाग गया। अभी बैंक को पता चला कि जो भी सिक्योर्ड प्रॉपर्टी थी वो आशु ने मेघा को ट्रांसफर कर दी है, तो यहाँ पर मेघा विल बिकम द बोरोवर फॉर दी सिक्योर क्रेडिटर, और बैंक उसी या फिर क्रेडिटर उसको नोटिस सर्व करेगा कि मैम आपको ये जो भी आशु का पैसा था वो आपको बैंक को चुकाना पड़ेगा। ठीक है, या फिर अगर दूसरा केस ले कि
और फ्रॉम एनी मनी इज ड्यू और बिकम ड्यू टू द बोरोवर, है ना। तो इसमें क्या हुआ, मेघा को बोरोवर को 2 करोड़ रुपए देना है, मतलब मेघा इज द डेटर ऑफ आशु, आशु इज द बोरोवर इन आवर केस। तो आशु को हमने नोटिस सर्व किया, आशु की तरफ से पैसा रिकवर नहीं हुआ था, हमें पता चला आशु की बैलेंस शीट वगैरह या फिर उसके जो भी अकाउंट्स है उसे देखकर कि आशु को मेघा की तरफ से 2 करोड़ रुपए बनता है रिसीव करना। तो यहाँ पे अपना सिक्योर क्रेडिटर डायरेक्टली मेघा के पास एक नोटिस दे देगा सेक्शन 13 सबसेक्शन 4 का कि मिस मेघा, आपको जो 2 करोड़ रुपए आशु को देने थे, नाउ यू विल नॉट पे दिस मनी टू आशु, रेदर यू विल पे दिस मनी टू द सिक्योर क्रेडिटर। और जैसे आप सिक्योर क्रेडिटर को ये 2 करोड़ रुपए देते हैं पॉइंट नंबर डी के अंदर, देन आपको एक वैलिड डिस्चार्ज मिल जाएगा, मतलब आपसे फ्यूचर में आशु कोई पैसा नहीं मांग सकता, यू विल बी डिस्चार्ज फ्रॉम द बोरोइंग, और ये माना जाएगा कि आपने वो पैसा जैसे कि आशु को दिया है। मतलब क्या होता, अपने केस में अगर अपन इसका एग्जाम्पल लें तो यहाँ पे मेघा ने पैसा देना था 2 करोड़ रुपए आशु को, ठीक है, आशु को 2 करोड़ रुपए देना था सिक्योर्ड क्रेडिटर को, ठीक है। तो हमारी बैंक ने या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने डायरेक्टली क्या किया, मेघा को एक नोटिस सर्व किया कि मैम आपको जो आशु को 2 करोड़ रुपए देना है, अभी आप इसमें से आशु को तो मिसिंग कर दो, गायब कर दो, और ये 2 करोड़ रुपए आप डायरेक्टली किसको दे देना, सिक्योर क्रेडिटर को दे देना। तो मेघा ने बोला ऐसे कैसे मैं आपको दे दूं, कल को आशु मेरे घर पे खड़ा हो जाएगा, आकर पैसा मांगेगा, देन व्हाट आई एम सपोज टू डू। तो सिक्योर क्रेडिटर ने बोला हमारा सबसेक्शन 5 जो है सेक्शन 13 का सबसेक्शन 5, इट गिव्स यू अ वैलिड डिस्चार्ज, मतलब अगर आपने बोरोवर की जगह पैसा सिक्योर क्रेडिटर को दिया है तो ये माना जाएगा द मनी हैज बीन पेड टू द सिक्योर क्रेडिटर, एंड विद दैट पेमेंट टू द सिक्योर क्रेडिटर द this person Megha will get a valid discharge from the borrowing of the borrower। ओके, सो बच्चे ये 5th वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। केस स्टडी कैसे आएगा, बिल्कुल वैसे ही आएगा जो हिंदी में मैंने आपको कहानी बताया था, ये अब आपका एज इट इज इंग्लिश के अंदर क्वेश्चन बन सकता है। ओके, सो आई सपोज पॉइंट नंबर 5 इज क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। 5A and 5B, okay, so where the sale of an immovable property for which a reserve price has been specified। आपने कभी मूवीज वगैरह देखी, हिंदी की मूवीज नीलामी होती है, तो नीलामी, या फिर अभी अभी सबने आईपीएल वगैरह की नीलामी ऑप्शन तो देखा होगा, धोनी के ऊपर बोली लगना स्टार्ट होती है 1 करोड़ 1, 1 करोड़ 2, यानी कि उसका जो रिजर्व प्राइस स्टार्ट हुआ वो कहां से स्टार्ट हुआ, 1 करोड़ से स्टार्ट हुआ। ओके, तो अभी क्या हुआ, आपका 5A के अंदर आपका जो भी सिक्योर क्रेडिटर था उससे सिक्योर एसेट्स की इमूवेबल प्रॉपर्टी की बोली लगवाई, ऑक्शन करवाया, नीलामी करवाई, और इस नीलामी के अंदर एक रिजर्व प्राइस रखा गया 1 करोड़ रुपए। तो नीलामी के अंदर ऑक्शनर्स आए, ऑक्शन करने वाले मतलब जो बोली लगाने वाले लोग आए, और आपका रिजर्व जो बिड अमाउंट थी ना वो रिजर्व प्राइस तक भी नहीं पहुंच पाया, है ना। तो इसके लिए आपका जो ऑक्शन था वो कैंसिल हो गया, बिकॉज ऑब्वियसली हम रिजर्व प्राइस से कम प्राइस के ऊपर तो अपना एसेट्स को बेचेंगे नहीं, तो ये वाला जो ऑप्शन था आपका वो रद्द हो गया। अभी इसके बाद वाला जो सब्सिक्वेंट ऑक्शन आया उसके अंदर फिर से बोलियां लगना स्टार्ट हुआ, तो आपका सिक्योर क्रेडिटर था ना वो खुद उस बोली के अंदर बैठ गया, उस ऑक्शन के अंदर बैठ गया, और उसने उस एसेट को परचेज कर लिया, है ना। तो बोला कि क्या ऐसा करना सिक्योर क्रेडिटर के लिए अलाउड है, तो बोला यस बिल्कुल अलाउड है, बट जब फर्स्ट ऑक्शन होगा ना उसमें सिक्योर क्रेडिटर पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। तो आप अपनी रेफरेंस के लिए लिख सकते हैं, इन द फर्स्ट ऑक्शन द सिक्योर क्रेडिटर विल नॉट पार्टिसिपेट, इन द फर्स्ट ऑक्शन द सिक्योर क्रेडिटर विल नॉट पार्टिसिपेट। उसके बाद बिकॉज आपका जो सब्सिक्वेंट हुआ, बिकॉज आपका फर्स्ट ऑप्शन फेल हो गया, तो अभी जो एनी सब्सिक्वेंट सेल होगा, सब्सिक्वेंट ऑप्शन होगा, इसमें आपका सिक्योर क्रेडिटर का कोई भी ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव बैठ सकता है, वो बोली लगा सकता है, और वो उस सिक्योर्ड एसेट को खुद से परचेज कर सकता है। ठीक है, सो 5B ने क्या बोला, अगर आपके 5A के अनुसार सब्सिक्वेंट ऑक्शन के अंदर या सब्सिक्वेंट सेल में आपके सिक्योर्ड एसेट ने उस एसेट्स को एक्वायर करा,
So now what will happen, where the secured creditor is declared to be the purchaser, hammer 1 2 3, okay, the asset goes to the secured creditor. That's how the auction happens, right? So now the secured creditor becomes the purchaser of the secured asset at any subsequent sale. तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट सेल में जो ओरिजिनल फर्स्ट आपकी इनिशियल सेल हो रही है, ऑक्शन हो रहा है, उसके अंदर आपका सिक्योर क्रेडिटर कैन नॉट पार्टिसिपेट। बट अगर आपकी फर्स्ट ऑक्शन फेल हो गया तो सेकेंड ऑक्शन के ऊपर आपका सिक्योर क्रेडिटर कैन डू द पार्टिसिपेशन। सो उसने क्या किया, उसने सेकेंड परचेज ऑक्शन में अपना एसेट परचेज किया। द अमाउंट ऑफ द परचेज प्राइस shall be adjusted towards the amount of the claim of the secured creditor. Okay, मतलब आपका 2 करोड़ रुपए आप आशु से मांगते थे, है ना, या 2.5 करोड़ रुपया आप आशु से मांगते थे, और जो सिक्योर्ड एसेट बिका वो बिका 2 करोड़ का या 2 करोड़ 20 लाख का। तो अभी आप आशु से कितना मांगते हो, फर्दर 30 lakhs और मांगते हो। जैसे 2 करोड़ 50 लाख आप मांगते थे, 2 करोड़ 20 लाख की उस एसेट की वैल्यू थी। एक्शन auction hammer was down at 2 crore 20 lakhs, okay, and the asset goes to the secured creditor himself. Okay, so आपने 2 करोड़ 20 लाख रुपए के अंदर वो जमीन जो भी आशु ने गिरवी रखा था वो बैंक ने परचेज कर लिया। ओके, तो अभी बैंक फर्दर कितना मांगता है, आशु से 30 लाख रुपए और मांगता है। ओके, बट अगर उसने ज्यादा अमाउंट उसने अगर उसके ऊपर पेमेंट किया होता तो वो उसका है, जो भी है वो आपको जो भी सिक्योर्ड एसेट की अमाउंट जाएगा वो परचेज प्राइस जो भी आपका वो बोरोइंग अमाउंट के टूवर्ड्स आपका क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। अगर उन्होंने 2 करोड़ 60 लाख रुपए के अंदर एसेट एक्वायर किया होता तो पूरा का पूरा 2.5 करोड़ का जो भी अमाउंट था वो उसका माफ हो जाता, और बाकी का जो अमाउंट बचता वो बोरोवर को वो एक्स्ट्रा पेमेंट 10 लाख रुपए का पेमेंट बोरोवर को ऊपर से और कर देता। ओके, so whatever will be the purchase amount, it should be adjusted towards the amount of the claim by the secured creditor. Okay, सेक्शन 9 बच्चे वैसे इतना डिटेल में आपका आता नहीं है, बट आया है तो मैं बता देती हूँ। अगर बैंक कोई भी एसेट एक्वायर करता है तो वो 7 साल तक अपने पास रख सकता है। मतलब या तो बैंक उस एसेट को खुद के पर्पस ओन यूज के लिए यूज करे, ओन पर्पस पे यूज करे, और अदरवाइज उस एसेट को वो 7 साल से ज्यादा अपने पास नहीं रख सकता। तो ये सेक्शन 9 है। तो जो भी आपने 5A के अंदर एसेट एक्वायर किया था, जमीन पे अपनी ब्रांच बना लो, अपना ऑफिस बना लो, नहीं तो आप उसे 7 साल के अंदर अंदर रीसेल करो, ऐसा सेक्शन नंबर 9 बोलता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का। सो सेक्शन सबसेक्शन 6 नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब आप रीड कर सकते हैं। सेक्शन 7 इंपॉर्टेंट है, मनी विच इज रिसीव्ड बाय द सिक्योर्ड क्रेडिटर। मतलब अभी आपने से फॉर एग्जांपल 5A नहीं हुआ, आपका जो भी सिक्योर्ड एसेट था, या फिर 5A हुआ, एनी केस में, है ना, आपका जो भी लोन अमाउंट था वो 2 करोड़ का था, ठीक है, उसके ऊपर इंटरेस्ट लगा था वो था 50 लाख का, और लेट पेनल्टी चार्जेस जो लगे थे वो लगे थे आपके 5 लाख के। तो कितने हो गए, 2 करोड़ 50 लाख और 5 लाख, 2 करोड़ 55 लाख, है ना। ये अमाउंट आपका बनता है किसकी तरफ से, बोरोवर की तरफ से। आपने एसेट को बेचा 3 करोड़ रुपए में, है ना। तो सबसे पहले तो आपकी जो भी ऑक्शन करने की कॉस्ट आई थी, एक ऑक्शनर अपॉइंट करना होगा ना, जो हथौड़ा लेके बंदा खड़ा होता है, हैमर 1 1001 2 1001 3, ओके, ऐसा करके जो करता है। ऑक्शन के लिए आपने कोई बैंकेट हॉल भी किया होगा, ऑब्वियसली सड़क पे तो आप ऑक्शन करवाओगे नहीं, तो आपने कोई जगह भी करी होगी। तो ये जो भी ऑक्शन करने की कॉस्ट, चार्जेस, एक्सपेंसेस वगैरह हुए थे, सेल करने के लिए आपने एडवर्टाइजमेंट भी दिया होगा ऑक्शन करने के लिए, तो ये सब माइनस हो जाएंगे। तो समझो अपने 2 लाख का खर्चा हुआ था, तो 3 करोड़ में से पहले ये 2 लाख रुपए माइनस हो गए। उसके बाद सेकेंडली द ड्यूज ऑफ द सिक्योर क्रेडिटर कितने के थे, 2 करोड़ का उसका जो भी ड्यूज था, अमाउंट जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट था, 50 लाख का इंटरेस्ट था, और 5 लाख का आपका लेट पेमेंट था, यानी कि 2 करोड़ 55 लाख भी माइनस हो गए। तो कितने, 2 करोड़ 57 लाख रुपीज आपके 3 करोड़ में से माइनस हो गए। अभी बाकी का जो पैसा बचा हुआ है आप उस व्यक्ति को दो दोगे जो भी एंटाइटल्ड है। मतलब अगर बोरोअर है तो बाकी का जो भी पैसा बचा, कितना 43 लाख समथिंग जो भी बचा, वो आप बोरोअर को दे दोगे। और अगर आपके अलावा कोई सेकंड प्रेफरेंस में कोई और क्रेडिटर भी लाइन में खड़ा था तो आप उसको दे दोगे। तो जो भी पर्सन एंटाइटल्ड होगा अपने राइट्स एंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, आप बाकी का जो पैसा है वो उस व्यक्ति को
दे देंगे। तो सेक्शन 13 सबसेक्शन 7 इंपॉर्टेंट है डियर, ये आपका 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए पूछा जा सकता है। सबसेक्शन 8 इज अगेन इंपॉर्टेंट, वेयर द अमाउंट ऑफ द ड्यू, आपकी नेक्स्ट क्लास 6 o'clock पे है क्या? एनीवन कैन टेल मी इन द चैट रूम, बिकॉज मैंने 4:10 पे शुरू किया था, बिकॉज मतलब आई वॉज हेयर एट 4 o'clock, बट आप लोगों ने ओके 5 मिनट ऊपर पढ़ते हैं हम लोग, 6:05 तक हम लोग करते हैं फिर, है ना। सो इम्पॉर्टेंट है सबसेक्शन 8, where the amount of the dues of the secured creditor together with all the cost expenses incurred by him is tendered to the secured creditor at any time before the date of the publication. Very very important for case study point of view से, okay। मतलब आपने एक ऑक्शन दिया था, पब्लिक ऑक्शन करवाया आपने, है ना, या फिर आपने कोटेशन वगैरह लोगों की पब्लिकली और प्राइवेटली आपने एक्सेप्ट किया था, कि आपने एक एडवर्टाइजमेंट दे दिया था कि पब्लिक नीलामी होगी इस प्रॉपर्टी की इस तारीख को, या फिर आपने न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट दे दिया था कि किसी भी व्यक्ति को अगर ये प्रॉपर्टी खरीदनी है तो वो अपना प्राइवेट टेंडर्स बना के बैंक को दे सकता है। तो अगर उस तारीख के पहले, मतलब बिफोर द डेट ऑफ द नोटिस फॉर द पब्लिक ऑक्शन, या फिर आपका नोटिस पब्लिश हो गया न्यूज़पेपर में पब्लिक टेंडर का या प्राइवेट टेंडर का, उससे पहले ही आपके बोरोवर ने आकर पैसा दे दिया, मतलब 60 दिन बीत चुके हैं, है ना। 60 दिन के बाद में से फॉर एग्जाम्पल 70वें दिन आपके बोरोवर ने आकर पैसा चुका दिया, ठीक है, तो आप अभी तक आपका जो भी न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट था पब्लिक ऑक्शन का या फिर प्राइवेट टेंडर्स का वो पब्लिश नहीं हुआ था, तो भी आपके एक सिक्योर क्रेडिटर को थोड़ा सा लिबरल होना पड़ेगा और उसको सिक्योर्ड एसेट की कुर्की की नीलामी का सेल को रुकवाना पड़ेगा और उसे अपने बोरोवर को डिस्चार्ज करना पड़ेगा। तो यानी कि सबसेक्शन 8 इज फेवरिंग दी बोरोवर, मतलब अभी भी बहुत देर नहीं हुआ आपका, पहले तो 3 महीने आपने डिले किया डिफॉल्ट के बाद एनपीए के अंदर, है ना। एनपीए होने के बाद आपको 60 दिन का टाइम और मिला था नोटिस पीरियड का, 60 दिन के पहले आपका ऑक्शन नहीं होगा, यानी कि 3 + 2 5 महीने बीत गए। 5 महीने बाद भी आपको हम लोग एक और अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, क्योंकि ऑगस्ट से 61वें दिन तो न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट आ नहीं जाएगा पब्लिक ऑक्शन के लिए। 10 दिन 15 दिन जितना भी दिन आपका पब्लिक ऑक्शन का नोटिस आता है, अगर आपने उसके पहले भी जाकर बैंक को पैसा चुका दिया, देन हम आपको ऑक्शन नहीं करवाएंगे, आपका सिक्योर्ड एसेट्स आपको ट्रांसफर कर दिया जाएगा और आपका जो भी अमाउंट है आप दे दीजिए बैंक को, पूरा का पूरा अमाउंट उसे चुका दीजिए एंड यू विल बी फ्रीड फ्रॉम द एनफोर्समेंट ऑफ द सिक्योरिटी इंटरेस्ट। ओके, सो डियर ये इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द केस स्टडी। सेक्शन 9 आप लोग एक बार करके देखना, है ना। बस इसमें ये बोला है कि अगर आपके एक से ज्यादा सिक्योर क्रेडिटर है, यस आई एम कमिंग टू सेक्शन 17 आशु, आई नो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो थोड़ा सा ही बता देती हूँ। अगर आपके एक से ज्यादा सिक्योर क्रेडिटर्स है ना, जैसे आपके 3 है, मतलब आपका टोटल आपका 10 करोड़ का उधारी था, 4 करोड़ देना बैंक के, 3 करोड़ आपके एचडीएफसी के और 3 करोड़ आपके आईसीआईसीआई बैंक के, तो अभी ये जो डिसीजन होगा ना वो उन तीनों सिक्योर क्रेडिटर के द्वारा मिलकर लिया जाएगा कि आपको क्या करना है आगे, है ना। तो उन तीनों में से अगर 60% इन वैल्यू आउटस्टैंडिंग डेट वाले सिक्योर क्रेडिटर की तरफ से जो भी डिसीजन होगा वो मायने होगा बोरोवर्स के ऊपर। तो ये अभी एक लेटेस्ट अमेंडमेंट आया था, आप लोग प्लीज इसे इंपॉर्टेंट मार्क करना, आईबीसी आने के बाद में सरफेसी के अंदर ये अमेंडमेंट बनाया गया था, सो आई कंसिडर्ड इट इम्पोर्टेंट पर्सनली। अगेन दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट बट सिंस आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम, तो आप लोगों को जहां मैंने इम्पोर्टेंट लिखा है आप लोग पढ़ना, नहीं समझ आएगा तो हम देखते हैं, कोई अगर कुछ होता है नेक्स्ट क्लासेस में कोई टाइम बचेगा तो हम उसमें डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सबसेक्शन 10 भी अगेन आई हैव मार्क्ड इट इम्पोर्टेंट हियर, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट। सेक्शन 15 मैंने, या आप इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन आप कर सकते हैं। सेक्शन 17 पे आते हैं, एप्लीकेशन अगेंस्ट मेजर टू रिकवर द सिक्योर डेट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्शन 17 एंड सेक्शन 18 बोथ। सो हमने देखा था कि सेक्शन 30 सबसेक्शन 2 के अंदर आपका जो नोटिस मिला आपको उस नोटिस के ऊपर अपना एक रिप्रेजेंटेशन बनाकर देना था, बीइंग अ बोरोवर,
अब आप अपने सिक्योर क्रेडिटर को कन्विंस करेंगे कि सर क्यों मेरी नीलामी, कुर्की या फिर मैनेजमेंट टेक ओवर या एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 13 सबसेक्शन 4 नहीं होना चाहिए। ओके, आपने अपना एक अच्छा खासा 15-20 पेज का लंबा चौड़ा रिप्रेजेंटेशंस बनाकर सिक्योर क्रेडिटर के पास में सबमिट करवाया एंड बड़ी बेदर्दी के साथ आपके सिक्योर क्रेडिटर ने उसको रिजेक्ट कर दिया एंड आप बोलते हो कि नाइंसाफी है, हरेसमेंट है, ये मेरे साथ नहीं होना चाहिए था। आई हैव वेरी जेन्यून पॉइंट्स, मेरे पास बहुत जेन्यून रीजंस है फॉर मेकिंग द डिफॉल्ट एंड आई शुड बी गिवन सम कंसिडरेशंस है और मेरे को थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलना चाहिए था एंड यू फील दैट यू आर अग्रेव्ड, आप उत्पीड़ित हो, आपके साथ में गलत हुआ, आप बेसहारा हो, आपको कोई नहीं सुन रहा एंड यू वांट टू गो अगेंस्ट द क्रेडिटर। आप किसी कोर्ट को जाके नॉक करना चाहते हो, नॉक नॉक कोर्ट, दिस पर्सन इज misusing his rights given under section 13, ये मेरे रिप्रेजेंटेशन को ढंग से कंसिडर नहीं कर रहा। अगर ये जुडिशरी सिस्टम के पास, किसी फोरम के पास मेरी एप्लीकेशन जाती तो डेफिनेटली कोर्ट मुझे यहाँ पे कंसिडर करता, बट दे आर just being draconian, they are being very harsh and they are not considering my application. So हमारे सरफेसी एक्ट ने बहुत ही बेदर्दी के साथ उस बोरोअर को बोला आई एम सॉरी, वी आर रियली सॉरी, ये पूरा का पूरा राइट आपकी रिप्रेजेंटेशन को माने, आपके रिप्रेजेंटेशन को ना माने, इट इज सोनली इन द हैंड्स ऑफ द क्रेडिटर्स। ओके, तो बोरोअर ने बोला तो क्या ये मजे मजे में दे रखा है अपील का राइट, सेक्शन 17 में हम क्या अपील करें फिर। तो उसने बोला कि सेक्शन 17 आपको अपील के लिए राइट देता है कि ये जो सेक्शन 13 सबसेक्शन 4 गिवन है ना, यहाँ पे हमने आपको सिक्योर क्रेडिटर को क्या करे हैं, एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट करने के तरीके बताए हैं कि वो इस तरह से आपके सिक्योर्ड एसेट्स को एनफोर्स कर सकता है। जैसे पहला हम तरीका बात करते हैं, टेकिंग पोजेशन ऑफ द सिक्योर्ड एसेट्स ऑफ द बोरोअर। तो अगर उसने आपके सिक्योर्ड एसेट्स को सही तरीके से अपने पोजेशन में, कस्टडी में नहीं लिया और आप बोलते हो कि सर इन्होंने ये गलत किया है, तो आप सेक्शन 17 में अपील कर सकते हो। तो बोरोअर ने बोला आई डिड नॉट गेट यू, थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताओ। तो हमारे सरफेसी ने बोला सी सर देखो समझो इस तरह से कि आपने अपना ये वाला जो एसेट था ये गिरवी रखा था बैंक के पास में, ठीक है। तो हमने देखा था सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 के अंदर आपको बैंक पूरा जो नोटिस में पूरा डिटेल देगा, कौन सा एसेट गिरवी रखा है, कितने दिन का समय मिल रहा है आपको, और इस एसेट को हम एनफोर्स करेंगे, है ना। और अभी आकर उसने क्या किया, आपके इस एसेट को तो एनफोर्स नहीं किया, आपका जो दूसरा एसेट था विच वाज नॉट सिक्योर्ड विद द सिक्योर क्रेडिटर, वो उसको उठा के ले गए। बोला कि तुमने वो दूसरा वाला एसेट जो गिरवी था वो गायब कर दिया ना, इसलिए हम तुम्हारा ये पेन उठाकर लेकर जा रहे हैं। नाउ यू कैन नॉक द डोर ऑफ द कोर्ट हियर। अब आप जुडिशरी के पास आ सकते हो, बिकॉज यहाँ पे क्रेडिटर ने गलत किया, क्योंकि सेक्शन 13 सबसेक्शन 4 ने क्या कहा था, साफ कहा था कि वो एनफोर्स कर सकता है, पोजेशन में ले सकता है सिक्योर्ड एसेट्स ऑफ द बोरोअर, और जो उसने पोजेशन में लिया दैट वाज नॉट द सिक्योर्ड एसेट। सो अभी आप अपील कर सकते हो, यानी कि अगर सेक्शन 13 सबसेक्शन 4 में जो मेजर्स दे रखे हैं उसने उसको गलत तरीके से यूज किया, उसने उसको सही तरीके से यूज नहीं किया, देन ओनली द बोरोअर हैज अ राइट टू प्रेफर एन अपील, अदरवाइज द बोरोअर हैज नो राइट टू प्रेफर एन अपील। आई होप सेक्शन 17 क्लियर आया, यानी कि सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 इज नॉट अपीलेबल, ओनली सेक्शन 13 सबसेक्शन 4 is appealable. Okay, so section 17 बोलता है that borrower or any other person aggrieved by the action, underline करना आप इसे बुक के अंदर, by the action of the secure creditor under section 13 subsection 4, मतलब सेक्शन 13 सबसेक्शन 4 के द्वारा जो एक्शन लिया था आपके क्रेडिटर ने वो गलत था, है ना। तो आप अपील कर सकते हो डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल के पास में। कंसर्न डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल मतलब जहां पे भी आपका बोरोअर अपना बिजनेस वगैरह करता है, आप उस डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल के पास जाके इसे अपील कर सकते हो। ओके, सच अपील कैन ऑल्सो बी फाइल्ड बाय एनी पर्सन अग्रीड बाय द एक्शन। एक्शन के बारे में बात करें, डिसीजन की बात नहीं करें, मतलब सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 का जो डिसीजन था रिजेक्ट करना, रिप्रेजेंटेशन या एक्सेप्ट करना, दैट इज नॉट अपीलेबल। आई एम अगेन रिपीटिंग दिस, what is appealable,
whatever action which have been taken under section 13 subsection 4, अगर वो गलत लिए गए हैं, then it is appealable, otherwise the borrower has no rights of appeal under SARFAESI. Okay, so क्या बोला, such appeal can be filed by any person by जिसकी भी aggrieved है, जिसके अगेंस्ट में section 13 subsection 4 के actions गलत तरीके से लिए गए हैं. Such provisions will take care of any of the third party interest in the secured assets which need to be considered before the sale of the सिक्योरिटीज. मतलब इसमें यही बोला कि वो सिक्योर्ड एसेट्स आपके पोजेशन में नहीं था, वो किसी और के पोजेशन में था और उसका गलत तरीके से एनफोर्समेंट हुआ है क्रेडिटर के द्वारा, दैट कैन बी अ ग्राउंड फॉर प्रिफरिंग एन अपील विद द डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल. एनी पर्सन अग्रीड विद द ऑर्डर ऑफ द डीआरटी, वो आगे जाकर डेट रिकवरी एपीलेट ट्राइब्यूनल के पास में अपील कर सकता है अंडर सेक्शन 18. ओके, सो सेक्शन 17 एंड सेक्शन 18 दोनों साथ के साथ आपको पढ़ना है. बट इसमें ये बोला एपीलेट ट्राइब्यूनल आपको तभी सुनेगा आपकी अपील को जब आप अपना 75% ऑफ द अमाउंट, जो भी आपका डीआरटी ने जो भी अमाउंट कंसीडर किया था कि ठीक है नहीं आपका 10 लाख रुपए देना पड़ेगा सिक्योर क्रेडिटर को, तो उसका 75% पैसा आपको जमा करवाना है किसके पास में, अपीलेट ट्राइब्यूनल के पास में, तभी आप उसके लिए अपील के लिए जाओगे. मतलब डीआरटी को एप्लीकेशन दिया अगेंस्ट द ऑर्डर अंडर सेक्शन, अगेंस्ट द एक्शन अंडर सेक्शन 13 सबसेक्शन 4, डीआरटी का ऑर्डर भी अभी आपको टेनेबल नहीं लगता, आपको नहीं समझ आ रहा, तो बोरोवर अपना 75% जो पैसा है वो जमा करवाएगा. बट बाद में इसको रिड्यूस करके 50% कर दिया था, क्योंकि अपन ने पढ़ा था अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा गया था इस एक्ट को, तो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 75% को रिड्यूस करके 50% कर दिया था और फर्दर एक अपील दिया था, डिस्क्रिशनरी पावर दिया था अपीलेट ट्राइब्यूनल को, और बोला था कि अगर अपीलेट ट्राइब्यूनल को बोरोइंग की दशा देकर, बोरोवर की दशा देखकर उसे लगता है बोरोवर के जो रीजंस है वो जस्टिफाइड लगते हैं, तो 50% से रिड्यूस करके उसे वो 25% तक कर सकता है. मतलब 10 लाख रुपए आपको देना बनता है सिक्योर क्रेडिटर को, तो कम से कम 2.5 लाख रुपए आपको एज अ सिक्योरिटी अपीलेट ट्राइब्यूनल के पास जमा करवाना होगा. देन द केस इज अपीलेबल, अदरवाइज दिस केस इज नॉट अपीलेबल. तो 75% से कम करके 50% किया और फिर भी 50% से कम करके 25% है, बट ये आपकी डिस्क्रिशनरी पावर होगी अपीलेट ट्राइब्यूनल की. अगर अपीलेट ट्राइब्यूनल चाहेगा तो ही वो 50% से कम करके 25% तक ला सकता है, अदरवाइज आपको 50% ऑफ द अमाउंट तो जमा करवाना ही होगा बिफोर प्रिफरिंग एन अपील विद द DRAT. ओके, सो डियर आई सपोज मैंने आपका मैक्सिमम कवर किया है. कुछ सेक्शंस हैं जो नहीं हो पाए अपने, बट ये सेक्शन मतलब थोड़े से हैं. सेक्शन 20 सेक्शन 18 है जो आपका जम्मू एंड कश्मीर के लिए लगता है, वो उनके पास डीआरटी नहीं है तो उनका केस हाई कोर्ट में जाता है या सेशन कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाता है, ऑल दो सेम है. तो मेरी तरफ से ये सेक्शन हमने एक्ट 90% कंप्लीट किया है, बट स्टिल थोड़े बहुत जो आपके इजी वाले सेक्शन है, जैसे सेक्शन 20 नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, सब 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर, है ना. सेक्शन 18 से भी आपको इजी है, इसमें सच कुछ नहीं है, तो आप लोग पढ़ के देखना. कोई डाउट है नोट्स से रिलेटेड तो आप लोग मुझे टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं ना. Since your another class is going to start in just few minutes, so I'm ending the lecture today, and I hope I was able to make you understand, because I know this is from the point of view of students, this is the toughest act to understand. So that's why I have picked this act after IBC, because IBC is again important for 10 marks and SARFAESI भी 5 से 6 नंबर का आता